हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुधांशु एंड वेलकम बैक टू योर अवन चैनल आशीष तिवारी। आज का वीडियो थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट और एग्जाम फोकस वीडियो रहने वाला है। तो स्टूडेंट, अब एग्जाम दूर नहीं है और हम सब जानते हैं कि ड्यू सोल के एग्जामिनेशन पेपर में वही चीज आती है जो स्मार्ट स्टडी करने वाले स्टूडेंट पहले से ही कवर कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, इसीलिए आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, वो भी इंग्लिश एंड हिंदी बोथ मीडियम में, जिनके डायरेक्टली एग्जाम में बहुत ज्यादा चांसेस है आने के। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन हमने रैंडम नहीं उठाए बल्कि प्रीवियस ईयर पेपर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और टीचर सजेशन के बेस पर केयरफुल्ली सिलेक्ट किए हैं। तो अगर आप ये 10 क्वेश्चन अच्छे से समझ लेते हो तो मान लो एग्जाम में 80 से 90% पेपर तो आपका यहीं से कवर हो जाएगा। तो ये सिंगल वीडियो ही आपके एग्जाम पर्पज से बहुत होती है। ओनली इस वीडियो से ही आप अच्छे खासे स्कोर कर सकते हो अपने एग्जाम में। अदर किसी वीडियो की नीड आपको नहीं पड़ेगी। तो स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली और वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और हाँ, इस वीडियो में होता है एक स्पेशल गिववे आप सभी के लिए। तो स्टूडेंट, वीडियो के बीच में हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, तो जो भी स्टूडेंट सबसे पहले और सभी करेक्ट आंसर देगा तो स्टार्टिंग के जो 3 स्टूडेंट्स होंगे उनको मिलेंगे एब्सोल्युटली फ्री नोट्स। तो ये विनर निकलते ही विनर को हम तुरंत अनाउंस कर देंगे हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल पर। तो स्टूडेंट, आप सभी हमारा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल फॉलो करके रखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखो क्योंकि स्किप नहीं करना है, क्योंकि जो गिववे का क्वेश्चन है वो किसी भी मोमेंट पे आ सकता है। और सबसे बेस्ट बात, हमारे लेक्चर फ्री है आपके लिए, एकदम 100% फ्री वीडियो सीरीज। लेकिन अगर आप इन्हीं लेक्चर के वेल ऑर्गेनाइज्ड नोट्स चाहते हो तो उनके पेड नोट्स भी अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में। तो स्टूडेंट, प्राइस भी स्टूडेंट फ्रेंडली है, कॉम्बो पैक में आपके लिए ऑफर्स भी है। तो अगर आप सिंगल 1 नोट्स लेते हैं तो उसका प्राइस ओनली 45 रुपीज है। एंड अगर आप एक से ज्यादा सब्जेक्ट के नोट्स लेते हैं तो उसका प्राइस आपको 40 रुपी पर नोट्स के अकॉर्डिंग पड़ेगा। तो जिन स्टूडेंट का 6 सब्जेक्ट का थ्योरी एग्जाम होगा, अगर वो अपने ऑल सब्जेक्ट के नोट्स लेना चाहता है तो आपको 5 नोट्स ही लेने पड़ेंगे, 1 नोट्स आपको फ्री में मिलेगा। ऐसे ही जिन स्टूडेंट के 7 सब्जेक्ट्स का थ्योरी एग्जाम होता है और अगर वो अपने ऑल सब्जेक्ट्स का कॉम्बो लेना चाहते हैं तो स्टूडेंट उनको भी ओनली 6 सब्जेक्ट का नोट्स लेना होगा, 1 नोट्स आपको भी फ्री मिलेगा। तो बस एक छोटा सा मैसेज करना आपको गिवन नंबर पर जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आई नीड नोट्स, एंड नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अदरवाइज अगर आपको नोट्स नहीं लेने हैं तो आप वीडियो लेक्चर भी देख सकते हो। तो स्टूडेंट, चलो शुरू करते हैं हम हमारे बीए प्रोग्राम के 3rd सेमेस्टर के लोकतंत्र का सिद्धांत और व्यवहार, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी सब्जेक्ट, जो कि हमारा डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स यानी कि डीएससी 6 मेजर पेपर का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, इस सब्जेक्ट के 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर जो कि आपके ड्यू सोल के एग्जाम के लिए गेम चेंजर साबित हो गए। तो स्टूडेंट, अगर किसी ने स्टूडेंट को इन्हीं सब्जेक्ट्स को डीपली पढ़ना होगा तो हमने इनकी चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर की प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, आप उनको भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए रेडी, लेट्स बिगिन। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देता हूं जो हमारे ये पीडीएफ रहने वाला है, तो इस पीडीएफ में हमने टोटल 10 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। तो जो ये 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं इसमें हमने एक ही क्वेश्चन को 2 टाइप से पूछा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस टाइप से और इस टाइप से। तो एक ही क्वेश्चन को 2 टाइप से हमने पूछा हुआ है, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। अगर आपके एग्जाम में इस टाइप से या इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आता है या इनसे रिलेटेड कोई भी टॉपिक आता है तो आपको यही आंसर लिखना है, यही आंसर आपके दोनों क्वेश्चन के लिए इनफ होगा। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे क्या पूछा गया है सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे पूछा गया है क्राइटिकली एनालाइज द मेन फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी इन एंशिएंट ग्रीस, और यानी कि प्राचीन ग्रीस में लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताओं की आलोचनात्मक विश्लेषण हमें करना है। यहीं पर हमसे अथवा या और करके पूछा गया है क्राइटिकली एग्जामाइन मैकफर्सन व्यूज ऑन डेमोक्रेसी, यानी कि स्टूडेंट जो मैकफर्सन जी के विचार है लोकतंत्र पर, उनका भी हमें आलोचनात्मक परीक्षण करना है। तो चलिए इस आंसर की जो शुरुआत है वो हम सबसे पहले एक छोटे से इंट्रोडक्शन यानी कि एक छोटी सी प्रस्तावना से कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे द फंडामेंटल आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी ऑर्गेनाइजेड इन एंशिएंट ग्रीस पार्टिकुलरली इन एथेंस, यानी कि स्टूडेंट
जो हमारा लोकतंत्र का मूल विचार है वो प्राचीन ग्रीस से उत्पन्न हुआ, विशेषकर एथेंस में। तो लोकतंत्र का मूल विचार यही है कि शासन जनता के द्वारा जनता के लिए और जनता का हो। तो स्टूडेंट इस विचार की जो सबसे पहले स्पष्ट झलक देखने को मिलती है वो हमें प्राचीन ग्रीस में देखने को मिलती है। तो एथेंस में ये माना गया है कि राज्य या किसी एक व्यक्ति के बजाय नागरिकों को शासन में सीधे भाग लेना चाहिए। तो स्टूडेंट लेकिन जैसे जैसे हमारा समय बदला वैसे वैसे ये सवाल भी उठा कि क्या ये लोकतंत्र वास्तव में सबके लिए था। तो जो इसका उद्देश्य था वो नागरिकों को शासन में भागीदारी का अवसर देना था, यानी कि इट एम वाज टू गिव सिटीजन द अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन गवर्नेंस। तो स्टूडेंट यहीं से जो हमारे आधुनिक विचारक है उन्होंने लोकतंत्र का गंभीर विश्लेषण किया, जैसे कि मैकफर्सन जी हो गए। तो इन्होंने लोकतंत्र के सामाजिक और राजनीतिक आयामों पर गहरी आलोचना करी। तो स्टूडेंट यही थी हमारी एक छोटी सी इंट्रोडक्शन, यानी कि एक छोटी सी प्रस्तावना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग का आता है। तो मुख्य भाग में हम सबसे पहले जो बात करते हैं वो हम बात करते हैं मेन फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी इन एंशिएंट ग्रीस, यानी कि प्राचीन ग्रीस में लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। तो चलिए उन विशेषताओं को समझ लेते हैं। तो सबसे पहली जो विशेषता आती है वो आती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, यानी कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो ऑल सिटीजन डायरेक्टली पार्टिसिपेटेड इन गवर्नेंस डिस्कशन, पॉलिसीज एंड लॉज वर मेड इन द सिटीजन असेंबली। यानी कि स्टूडेंट जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है उसमें सभी नागरिक सीधे शासन निर्णयों में भाग लेते हैं और नागरिक सभा में नीति और कानूनी बनते हैं। तो प्राचीन ग्रीस में लोकतंत्र का सबसे बड़ा गुण था प्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो स्टूडेंट इसका अर्थ यह था कि नागरिक स्वयं सभा में जाकर कानून बनाते थे और नीतियों पर निर्णय लेते थे। तो उदाहरण के लिए अगर आप देखें एथेंस की नागरिक सभा में लोग खुलकर बहस करते थे, अपनी राय रखते थे और मतदान करते थे। क्रिटिसिज्म अगर आप देखें, इसकी आलोचना अगर आप देखें तो ये जो व्यवस्था थी स्टूडेंट ये देखने में आदर्श लगती थी, लेकिन इसमें महिलाएं, गुलाम और विदेशी नागरिकों को कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं था। यानी कि लोकतंत्र तो था लेकिन केवल कुछ चुने हुए पुरुषों के लिए था। तो ये तो हमारा डायरेक्ट डेमोक्रेसी इसकी प्रमुख विशेषता हो गई। सेकंड जो विशेषता आती है, फीचर्स आते हैं, वो आते हैं इक्वालिटी एंड फ्रीडम, यानी कि समता और स्वतंत्रता। तो एवरी सिटीजन हैड द राइट टू वोट एंड डिबेट, यानी कि स्टूडेंट जो ग्रीस का लोकतंत्र था उसमें नागरिकों को बोलने की स्वतंत्रता और साथ ही मतदान यानी कि वोट देने का अधिकार भी प्राप्त था। तो स्टूडेंट हर नागरिक सभा में खड़ा होकर राज्य के मुद्दों पर बहस कर सकता था। उदाहरण के लिए अगर आप देखें, अगर कोई कानून गलत लगता था तो सामान्य नागरिक भी उसका विरोध कर सकते थे। इसकी क्रिटिज्म अगर आलोचना की बात करें तो समानता केवल पुरुष नागरिकों तक ही सीमित थी। तो ये जो समानता थी ये केवल नाम की थी, क्योंकि समाज का जो बड़ा हिस्सा था वो इससे बाहर रख दिया गया था। तो स्टूडेंट समता और स्वतंत्रता ये हो गया। थर्ड जो हमारा आता है वो हमारा आता है सोशल कंट्रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि सामाजिक नियंत्रण और जिम्मेदारी को लेकर। तो पब्लिक ऑफिसेज वर फिल्ड बाय इलेक्शन एंड बाय लॉट, यानी कि स्टूडेंट जो प्राचीन ग्रीस था उसमें सरकारी पदों पर जो नियुक्ति होती थी वो लॉटरी या फिर हमारा जो लोथरी या चुनाव हो गया उनके माध्यम से होती थी। तो इसका जो उद्देश्य था वो था शक्ति का केंद्रीकरण रोकना। लेकिन अगर हम इसकी क्रिटिज्म यानी कि आलोचना की बात करें तो कभी कभी अपरिपक्व या अनुभवहीन नागरिकों के निर्णय शासन के लिए हानिकारक साबित होते थे। तो आप इसको एक कहानी के रूप में समझिएगा, अगर हर बार वही अमीर लोग शासन चलाते तो लोकतंत्र खोखला हो जाता। तो इसीलिए आम नागरिकों को भी शासन का अवसर दिया गया। लेकिन स्टूडेंट समस्या यही थी कि कई बार अनुभवहीन लोग महत्वपूर्ण फैसले ले लेते थे जो कि राज्य के लिए नुकसानदायक साबित होते थे। तो यही था सामाजिक नियंत्रण और जिम्मेदारी। फोर्थ हमारा आता है पब्लिक डिबेट एंड जुडिशियल सिस्टम, यानी कि सार्वजनिक बहस और न्याय प्रणाली को लेकर। तो सिटीजन्स पार्टिसिपेटेड इन लीगल एंड जुडिशियल प्रोसेसेस, यानी कि स्टूडेंट न्याय व्यवस्था में भी जो नागरिकों की भागीदारी थी वो बहुत ही ज्यादा थी और लोग अदालतों में जूरी की भूमिका निभाते थे। तो उदाहरण के लिए अगर आप समझे, कोई भी मामला सिर्फ शासक की इच्छा से नहीं बल्कि जनमत से तय होता था। इसकी क्रिटिज्म या आलोचना अगर हम करें तो इसमें जो बहुसंख्यक होते थे स्टूडेंट, उनकी जो राय होती थी वो कभी कभी अल्पसंख्यकों के अधिकारों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा देती थी। तो स्टूडेंट यही थे हमारे कुछ प्राचीन ग्रीस में लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है मैकफर्सन्स व्यूज ऑन डेमोक्रेसी, यानी कि मैकफर्सन के लोकतंत्र पर विचार को लेकर। तो अब आते हैं हम आधुनिक विचारक मैकफर्सन पर।
तो इनका जो सबसे पहला विचार है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र में सामाजिक संगठन का महत्व उन्होंने बताया। तो अकॉर्डिंग टू मैकफर्सन, डेमोक्रेसी इज नॉट लिमिटेड टू इलेक्शंस एंड वोटिंग, यानी कि मैकफर्सन के अनुसार जो लोकतंत्र है उसका मतलब सिर्फ चुनाव या वोट डालना नहीं है। वास्तविक लोकतंत्र स्टूडेंट तभी संभव है जब समाज में शिक्षा, आर्थिक समानता और जागरूकता होगी। तो उदाहरण के लिए अगर आप देखें, अगर कोई व्यक्ति भूखा है, अशिक्षित है, तो उसका वोट वास्तविक स्वतंत्र निर्णय नहीं होगा। तो यही था लोकतंत्र में सामाजिक संगठन का महत्व। इसके बाद सेकंड हमारा आता है रिस्क एंड क्रिटिसिज्म ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र के जोखिम और उसकी आलोचना को लेकर। तो आर्गुमेंट में अगर हम बात करें, इफ द पब्लिक इज अनएजुकेटेड और पुअरली इन्फॉर्म्ड, डिसीजंस में बी फ्लेड, यानी कि स्टूडेंट जो मैकफर्सन है वे चेतावनी देते हैं कि अगर जनता अल्प शिक्षित या अशिक्षित होगी तो जो लोकतंत्र है वो कमजोर हो जाएगा। साथ ही अगर बहुसंख्यक शासन होगा तो अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए भी ये खतरनाक हो सकता है। तो अगर भीड़ के दबाव में गलत कानून बन जाए तो जो लोकतंत्र है वो अन्यायपूर्ण भी बन सकता है। तो यही था रिस्क एंड क्रिटिसिज्म ऑफ डेमोक्रेसी। थर्ड हमारा आता है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र का सतत सुधार। तो मैकफर्सन का अगर व्यूज देखें तो डेमोक्रेसी इवॉल्व्स कंटिन्यूअसली एंड कैन बी स्ट्रेंथेन्ड थ्रू रूल्स, सोशल अवेयरनेस एंड लीगल इंस्टीट्यूशंस, यानी कि मैकफर्सन जी जो थे वे मानते हैं कि लोकतंत्र कोई भी स्थिर व्यवस्था नहीं है, इसे हम कानून, संस्थाएं, सामाजिक जागरूकता और शिक्षा, इन सभी के माध्यम से इसको बेहतर हम बना सकते हैं। तो यही थे स्टूडेंट हमारे मैकफर्सन जी के लोकतंत्र पर विचार। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो स्टूडेंट अंत में हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी इन एंशिएंट ग्रीस वाज प्राइमरली ए डायरेक्ट डेमोक्रेसी फॉर मेल सिटीजन्स विद लिमिटेड पार्टिसिपेशन फ्रॉम अदर सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी, यानी कि जो प्राचीन ग्रीस का जो लोकतंत्र था वो लोकतांत्रिक विचारों की तो नींव थी, लेकिन ये पूर्ण नहीं था। क्यों पूर्ण नहीं था? क्योंकि जो मैकफर्सन के विचार है वे हमें समझाते हैं कि लोकतंत्र हमारा तभी सफल होगा जब वो सामाजिक, आर्थिक और हमारा नैतिक समानता को स्थापित कर सके। तो निष्कर्ष में हम यही कह सकते हैं कि जो दोनों दृष्टिकोण है ये लोकतंत्र की सफलता समान भागीदारी, न्याय और जागरूक नागरिकों पर भी निर्भर करती है। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर फर्स्ट भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर फर्स्ट। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट वो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा गया है सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट हमसे पूछा गया है क्राइटिकली एग्जामाइन वेदर ए डेमोक्रेटिक सिस्टम एक्साइटेड एंसेंट इंडिया विद एग्जाम्पल, यानी कि प्राचीन भारत में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसका दावा किस तरीके से किया जाता है उसको हमें उदाहरण सहित बताना है। यहीं पर हमसे अथवा या और करके पूछा गया है डिस्कस द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड इंडिकेट विच फॉर्म इज मोस्ट सुटेबल फॉर इंडियन डेमोक्रेसी, यानी कि जो लोकतंत्र के रूप है वे हमें बताने हैं और बताना है कि भारतीय लोकतंत्र का कौन सा प्रारूप सबसे उपयुक्त होगा। तो चलिए स्टूडेंट इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटी सी इंट्रोडक्शन यानी कि एक छोटी सी प्रस्तावना से कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे डेमोक्रेसी इज नॉट सोली ए मॉडर्न वेस्टर्न कॉन्सेप्ट इन एंशिएंट इंडिया, सम स्टेट आल्सो शो साइन ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, यानी कि स्टूडेंट जो लोकतंत्र है उसको हम अक्सर एक आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था मानते हैं, लेकिन स्टूडेंट जो वास्तव में जो लोकतंत्र का विचार है वो भारत के लिए नया नहीं है। तो अगर हम देखें ये कोई आधुनिक पश्चिमी अवधारणा नहीं है, बल्कि जो हमारा प्राचीन भारत था उसमें भी हमारी ऐसी व्यवस्थाएं मौजूद थी जहां पर जो जनता की भागीदारी है, सामूहिक निर्णय है और परामर्श की जो परंपरा है वो हमें देखने को मिलती है। तो स्टूडेंट साथ ही जो आज के समय के जो लोकतंत्र है वे अलग अलग रूपों में दुनिया के विभिन्न विभिन्न देशों में अपनाया गया है। तो इसीलिए हमारा जो समझना ये जरूरी हो जाता है कि जो लोकतंत्र के कौन से प्रारूप है वो भारत ने कौन सा प्रारूप अपनाया है। तो भारतीय लोकतंत्र में समानता, बहुलता और जन भागीदारी के मूल तत्व निहित है। तो चलिए ये तो हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टूडेंट वो हमारा मेन बॉडी यानी कि हमारे मुख्य भाग का आता है। तो मुख्य भाग में हम सबसे पहले जो बात करते हैं वो हम बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ डेमोक्रेसी इन एंशिएंट इंडिया, यानी कि प्राचीन भारत में लोकतंत्र के उदाहरण को लेकर। तो सबसे पहले जो उदाहरण आता है स्टूडेंट वो आता है रिपब्लिकन सिस्टम यानी कि गणराज्य व्यवस्था को लेकर। तो इन एंशिएंट इंडिया ड्यूरिंग द
महाजनपद काल पीरियड 6th to 4th सेंचुरी BCE सर्वाइवल रिपब्लिक्स एक्साइटेड। यानी कि स्टूडेंट जो प्राचीन भारत था उसमें महाजनपद जो काल था जो कि हमारा 6वीं से 4थी शताब्दी के ईसा पूर्व तक चला। तो स्टूडेंट इसमें हमारे कई गणराज्य स्थापित थे। तो इन गणराज्यों में जो राजा होता था वो सर्वोच्च नहीं होता था, बल्कि जो शासन होता था वो सभा और परिषद के रूप में चलाया जाता था। तो उदाहरण के लिए अगर आप देखें वैशाली का लिच्छवी गणराज्य देख लीजिएगा या मुक्तिबंध देख लीजिएगा और कौशल को देख लीजिएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो निर्णय होते थे वे नागरिक सभा में लिए जाते थे। राजा या जो प्रधान होता था वो सिर्फ सलाहकार के रूप में होता था। तो इसे आप एक कहानी की तरह समझिए, जब कोई बड़ा निर्णय लेना होता था तो सभी प्रमुख नागरिक एक स्थान पर एकत्रित होते थे, बहस होती थी और फिर सामूहिक निर्णय लिया जाता था। तो ये तो हमारी महाजनपद काल के समय गणराज्य व्यवस्था हमने देखी। इसके बाद सेकंड अगर हम बात करें पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड रिप्रेजेंटेशन यानी कि जन भागीदारी और प्रतिनिधित्व, तो ईच पब्लिक हैड कंट्रोल ओवर गवर्नेंस थ्रू रिव्यू एंड वोटिंग बाय सिटीजन्स। यानी कि स्टूडेंट जो प्राचीन भारतीय गणराज्य था उसमें जनता को शासन पर नियंत्रण का अधिकार दिया गया था। तो जो नागरिक था स्टूडेंट वो हमारा मतदान, चर्चा, समीक्षा इन सभी के माध्यम से निर्णयों में भाग लेता था और शासन पर नियंत्रण करता था। तो खास बात स्टूडेंट ये थी इसमें कि सिर्फ योद्धा वर्ग ही नहीं यानी कि सैनिक, व्यापारी, कृषक सभी वर्गों की इसमें भागीदारी होती थी, यानी कि निर्णय प्रक्रिया में सभी वर्ग शामिल होते थे। तो ये हमारे लोकतंत्र का सबसे मजबूत संकेत था। इसके बाद थर्ड हमारा आता है जुडिशियल सिस्टम एंड डिसिप्लिन यानी कि न्यायिक प्रणाली और अनुशासन को लेकर। तो रिपब्लिक्स हैड कोर्ट्स एंड असेंबली लाइक इंस्टीट्यूशन, सिटीजनशिप एंड जुडिशियल डिसीजन गाइडेड गवर्नेंस। यानी कि स्टूडेंट प्राचीन भारत के जो गणराज्य होते थे उनमें जो न्याय व्यवस्था या लोकसभा जैसी जो व्यवस्था है वे जनमत पर आधारित थी। तो न्यायालय और जो सभाएं होती थी वे सभी शासन को दिशा देती थी। उदाहरण के लिए अगर आप समझे यदि कोई निर्णय न्यायपूर्ण लगता था तो उस पर पुनर्विचार किया जाता था। तो इससे यही स्पष्ट होता है कि प्राचीन भारत में न्याय और लोकतंत्र एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तो स्टूडेंट यही थे हमारे प्राचीन भारत में लोकतंत्र के उदाहरण। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र के विभिन्न प्रारूप को लेकर। तो अब हम समझते हैं कि लोकतंत्र केवल एक प्रकार का नहीं होता बल्कि अनेक प्रकार का होता है। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो हम बात करते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र की। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं? तो ऑल सिटीजन्स डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन गवर्नेंस डिसीजन। यानी कि स्टूडेंट जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है इस प्रणाली में जो नागरिक होता है वो स्वयं शासन के निर्णय लेता है। तो उदाहरण के लिए जैसे कि अभी हमने आपका देखा जो प्राचीन एथेंस हो गया या कोई प्राचीन गणराज्य भारतीय गणराज्य हो गया जैसे कि लिच्छवी हो गया। तो स्टूडेंट ये हमारे कुछ एग्जांपल हो गए। फ्यूचर्स के अगर हम बात करें, इसके विशेषता की बात करें तो स्टूडेंट इसमें जन भागीदारी अधिक होती है जिससे कि जो निर्णय है वो भी त्वरित लिए जाते हैं यानी कि क्विक डिसीजन मेकिंग इसमें होती है। लिमिटेशंस की अगर इसकी सीमा की बात करें तो डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट इन लार्ज नेशंस यानी कि स्टूडेंट बड़े और जनसंख्या वाले देशों में इसे लागू करना कठिन होगा क्योंकि एक साथ ही सभी लोगों को एकत्रित नहीं किया जा सकता। तो ये तो हमारा डायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र हो गया। इसके बाद जो हमारा सेकंड आता है वो हमारा आता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी यानी कि प्रतिनिधि लोकतंत्र को लेकर। तो स्टूडेंट जो कि हमारे भारत में भी अपनाया जाता है तो सिटीजन इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव वो मेक डिसीजंस। यानी कि स्टूडेंट ये जो व्यवस्था होती है इस व्यवस्था में जो नागरिक है वे अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और फिर जो उनके बिहाफ पर ही निर्णय लेते हैं। तो स्टूडेंट अगर आप देखें उदाहरण इसके एग्जाम्पल देखें, हमारा भारत हो गया, ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, इन सभी में हमारे प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाया गया है। इसके फीचर्स अगर विशेषता की अगर आप बात करें तो पार्टिकल इन लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सोसाइटी यानी कि बड़े और विविध समाज के लिए उपयुक्त शासन संचालन ये साबित होता है। सीमा इसकी स्टूडेंट यही था कि जो जनता और सत्ता के बीच दूरी है वो इससे बढ़ सकती है। तो यही था हमारा प्रतिनिधि लोकतंत्र रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इसके बाद थर्ड हमारा आता है हाइब्रिड मिक्स्ड डेमोक्रेसी यानी कि संश्लेषित मिश्रित लोकतंत्र को लेकर। तो कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी यानी कि स्टूडेंट ये जो हमारा लोकतंत्र होता है यह प्रत्यक्ष और प्रतिनिधि लोकतंत्र का संयोजन होता है, दोनों का एक मिश्रण होता है। तो उदाहरण के लिए अगर आप देखें
हमारा एग्जाम्पल अगर आप देखें, जैसे कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था हो गई, या लोकसभा या राज्यसभा हो गया, पंचायत प्रणाली हो गई, तो राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप देखें तो हमें लोकसभा और राज्यसभा मिलेगी जो कि प्रतिनिधि लोकतंत्र को दर्शाता है, और स्थानीय स्तर पर अगर आप देखें तो हमें पंचायत या नगर पालिकाएं मिलती है जो कि प्रत्यक्ष भागीदारी को दर्शाता है। तो स्टूडेंट ये जो मॉडल है ये हमारे लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक भी ले जाता है। तो फीचर्स इसके यही है कि स्थानीय स्तर पर जो प्रत्यक्ष भागीदारी है और राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रतिनिधि प्रणाली है वो इसमें अपनाई जाती है। तो यही थी हमारी हाइब्रिड मिक्स्ड डेमोक्रेसी। तो स्टूडेंट यही थे हमारे लोकतंत्र के विभिन्न स्वरूप। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है सुटेबल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी फॉर इंडिया, यानी कि भारतीय लोकतंत्र का उपयुक्त प्रारूप। तो अब हम बात कर लेते हैं भारतीय लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा उपयुक्त प्रारूप कौन सा है। तो इंडियन डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन हाइब्रिड डेमोक्रेसी, यानी कि स्टूडेंट जो भारत जैसा विशाल देश है यहाँ पर बहुभाषी और सांस्कृतिक देश के लिए केवल एक ही मॉडल पर्याप्त नहीं हो सकता। इसीलिए जो हमारा भारत है इसने संश्लेषित लोकतंत्र को अपनाया है। तो इसका कारण रीजन स्टूडेंट यही है कि जो हमारी भौगोलिक विविधता हो गई, सामाजिक और सांस्कृतिक अंतर हो गए, और साथ ही हमारा जो जनसंख्या का विशाल आकार हो गया, इन सभी के कारण हमारा जो संश्लेषित लोकतंत्र है वो अपनाया गया है। तो पंचायत व्यवस्था लोगों को सीधे जोड़ती है, लेकिन जो हमारा संसद हो गया वो राष्ट्रीय स्तर पर शासन को संभालती है। तो स्टूडेंट इससे जो भागीदारी और प्रशासन है उन दोनों में ही एक संतुलन बना रहता है। तो यही था हमारा भारतीय लोकतंत्र का उपयुक्त प्रारूप। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो अब हम ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष या कंक्लूजन देख लेते हैं। तो कंक्लूजन में हम कह सकते हैं द रिपब्लिकन एंड सिटीजन असेंबली सिस्टम ऑफ एंशिएंट इंडिया रिफ्लेक्टेड द अर्ली फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि स्टूडेंट जो प्राचीन भारत है उसमें गणराज्य व्यवस्था और नागरिक सभा ये सभी हमारे लोकतंत्र के प्रारंभिक रूप को दिखाते हैं, और लोकतंत्र के विभिन्न प्रारूप में संश्लेषित जो लोकतंत्र है वो भारत के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त माना जाता है। तो स्टूडेंट ये जो मॉडल है ये समान भागीदारी, सामाजिक न्याय, प्रशासनिक क्षमता, इन सभी तीनों का संतुलन बनाए रखता है। तो इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि जो भारत का लोकतंत्र है वो परंपरा और आधुनिकता दोनों का सुंदर मेल है। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 2। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट वो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट हमसे पूछा गया है डिलाइब्रेशन इज द की ऑफ द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी, एक्सप्लेन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिलाइब्रेटिव डेमोक्रेसी, यानी कि विचार विमर्श लोकतंत्र की नींव की कुंजी है, और विमर्शी लोकतंत्र के विचार के संदर्भ में व्याख्या कीजिए। यहीं पर हमसे अथवा या और करके पूछा गया है फ्री एंड इम्पार्टिकल डिलाइब्रेशन इज द की टू द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी, एक्सप्लेन, यानी कि स्वतंत्र और निष्पक्ष विचार विमर्श लोकतंत्र के नींव की कुंजी है, इस हमें कथन की व्याख्या करनी है। तो चलिए इस आंसर की शुरुआत भी हम सबसे पहले एक छोटे से इंट्रोडक्शन यानी कि एक छोटी सी प्रस्तावना से कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे डेमोक्रेसी इज नॉट लिमिटेड टू वोटिंग और फॉर्म्स ऑफ गवर्नेंस, इट इज बेस्ड ऑन एक्टिव सिटीजन पार्टिसिपेशन एंड एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, यानी कि स्टूडेंट जो लोकतंत्र है उसको अक्सर मतदान या चुनाव तक सीमित समझ लिया जाता है, लेकिन अगर हम वास्तव में बात करें तो जो वास्तविक लोकतंत्र है वो सिर्फ वोट डालने से नहीं चलता। तो लोकतंत्र तब जीवित रहता है जब हर नागरिक सोचता है, अपने बोलता है, बहस करता है और निर्णय प्रक्रिया में भाग लेता है। तो स्टूडेंट इसी विचार पर जो आधारित है वो हमारा विमर्शी लोकतंत्र है। इसमें कहा जाता है कि निर्णय तभी टिकाऊ और न्यायपूर्ण होता है जब वे स्वतंत्र, निष्पक्ष और तर्कसंगत के माध्यम से लिए जाए। तो इसका मूल सिद्धांत यही है कि कोई भी निर्णय तभी सही और न्यायपूर्ण होगा जब वह स्वतंत्र, निष्पक्ष और तर्कसंगत विचार विमर्श के बाद लिया जाए। तो स्टूडेंट इसका उद्देश्य यही है कि सभी पक्षों की राय सुनी जाएगी और समझदारी पूर्ण निर्णय भी लिया जाएगा। तो यही था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटी सी प्रस्तावना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टूडेंट वो हमारा मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग का आता है। तो मुख्य भाग में हम सबसे पहले जो बात कर लेते हैं वो हम कर लेते हैं फीचर्स ऑफ डिलाइब्रेटिव डेमोक्रेसी, यानी कि विमर्शी लोकतंत्र की विशेषताओं को लेकर। तो चलिए सबसे पहले हम विशेषताएं देख लेते
लेते हैं तो सबसे पहली जो विशेषता आती है वो आती है फ्री डिलाइब्रेशन, यानी कि स्वतंत्र विचार विमर्श। तो एवरी सिटीजन हैज द राइट टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन विदाउट फियर ऑफ प्रेशर, यानी कि स्टूडेंट जो विमर्श लोकतंत्र होता है इसमें प्रत्येक नागरिकों को यह अधिकार होता है कि वह बिना किसी भय, बिना किसी दबाव या बिना किसी डर के अपनी बात कह सके। तो उदाहरण के रूप में अगर आप समझिए कि अगर सरकार कोई नीति लाती है तो नागरिक, मीडिया, विशेषज्ञ उस पर सवाल उठा सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं और आलोचना भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट निर्णयों में विविध दृष्टिकोण का सम्मेलन सुनिश्चित यह हमारा स्वतंत्र विचार विमर्श करता है और यही हमारी स्वतंत्रता लोकतंत्र को जीवंत बनाती है। तो यही था स्वतंत्र विचार विमर्श। सेकंड हमारा आता है इम्पेरिटिकल रीजन डिबेट, यानी कि निष्पक्ष और तर्कसंगत बहस को लेकर। तो डिबेट इम्पेसिस फैक्ट्स एंड रीजनिंग, नॉट जस्ट इमोशंस और पावर, यानी कि स्टूडेंट जो विमर्शी लोकतंत्र होता है इसमें जो बहस होती है वो भावनाओं या शक्ति के आधार पर नहीं बल्कि तथ्यों और तर्कों पर होती है। तो स्टूडेंट मान लीजिएगा किसी गांव में पानी की समस्या है, तो अगर सिर्फ बहुमत की बात मान ली जाए तो जो समाधान है वो अधूरा रह सकता है। तो स्टूडेंट जब सभी पक्ष अपनी समस्या और तर्क रखते हैं वो बेहतर और टिकाऊ निर्णय निकलकर उसी समय पर हमारा आता है और इसका जो उद्देश्य है वो है सर्वश्रेष्ठ निर्णय की खोज। तो यही था निष्पक्ष और तर्क संगत बहस। इसके बाद जो हमारा थर्ड आता है वो आता है शेयर डिसीजन मेकिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि साझा निर्णय और जिम्मेदारी को लेकर। तो सिटीजन्स पार्टिसिपेशन इंश्योर डिसीजन आर मेड इन द ब्रॉडर इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी, यानी कि स्टूडेंट जो विचार विमर्श है उसके बाद जो निर्णय लिया जाता है वो केवल सरकार का नहीं बल्कि पूरे समाज का रूप में, पूरे समाज के निर्णय के रूप में आ जाता है। तो इससे जो निर्णय की वैधता और स्वीकृति है वो भी बढ़ती है। तो यदि किसी कानून पर लंबी सार्वजनिक बहस हुई हो तो लोग उसे आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। तो यही था साझा निर्णय और जिम्मेदारी। इसके बाद फोर्थ हमारा आता है रिव्यू एंड इंप्रूवमेंट प्रोसेस, यानी कि समीक्षा और सुधार की प्रक्रिया। तो डिलाइब्रेशन क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी फॉर लर्निंग एंड फ्यूचर इंप्रूवमेंट्स, डेमोक्रेसी बिकम फ्लेक्सिबल एंड इंक्लूसिव, यानी कि स्टूडेंट जो हमारा विमर्शी लोकतंत्र होता है उसमें कोई भी निर्णय अंतिम नहीं माना जाता। तो अगर किसी भी नीति में कोई भी कमी हो तो उस पर दोबारा चर्चा की जा सकती है, तो भविष्य के लिए सीख और सुधार के अवसर उत्पन्न होते हैं। तो यही कारण है कि जो लोकतंत्र है वो कठोर नहीं बल्कि लचीला और सुधारशील होता है। तो स्टूडेंट यही थे हमारे कुछ विमर्शी लोकतंत्र की विशेषताएं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है इंपोर्टेंस ऑफ डिलाइब्रेशन ऑफ इन डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र में विचार विमर्श के महत्व को लेकर। तो अब हम महत्व समझ लेते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है इसमें वो आता है रिस्पेक्ट फॉर ऑल ओपिनियन, यानी कि सभी मतों का सम्मान। तो डिलाइब्रेशन इंश्योर दैट माइनॉरिटी एंड मार्जिनेट वॉइसेस आर आल्सो हेयर्ड, यानी कि स्टूडेंट जो विचार विमर्श है वो ये सुनिश्चित करता है कि केवल बहुसंख्यक की नहीं बल्कि जो अल्पसंख्यक है और जो वंचित वर्ग है उनकी आवाज भी सुनी जाए। तो विधायिका में जो विपक्ष की भूमिका है वो इसी विमर्शी लोकतंत्र का एक हिस्सा माना जाता है। सेकंड हमारा आता है स्मार्ट एंड सस्टेनेबल डिसीजन, यानी कि स्मार्ट और टिकाऊ निर्णय। तो डिसीजन आर बेस्ड नॉट ऑन मेजॉरिटी प्रेशर बट ऑन ट्रूथ एंड रीजनिंग, यानी कि स्टूडेंट जब निर्णय केवल भीड़ या भावनाओं के दबाव में लिए जाते हैं तो वे अक्सर गलत हो जाते हैं। तो स्टूडेंट इसमें विमर्श के बाद जो लिया गया निर्णय होता है वो बहुसंख्यक दबाव से नहीं बल्कि सत्य और तर्क के आधार पर लिया जाता है और वही हमारा अधिक तर्कसंगत, व्यावहारिक और दीर्घकालिक होता है। तो यही था हमारा स्मार्ट और टिकाऊ निर्णय। थर्ड हमारा आता है सोशल यूनिटी एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी कि सामाजिक एकता और समझदारी को लेकर। तो डिलाइब्रेशन फोस्टर्स अंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्शियंस अमंग डिवर्स ग्रुप, यानी कि स्टूडेंट जो हमारा विचार विमर्श है उससे समाज के विभिन्न समूहों एक दूसरे की समस्याओं को समझते हैं और सहमति भी उत्पन्न होती है। तो इससे टकराव की बजाय जो संवाद और सहमति का माहौल है वो बनता है। तो जन सुनवाई, पंचायती बैठक, लोकसभा की बहसें, ये सभी हमारे सामाजिक समझ को मजबूत करती है। तो स्टूडेंट यही थे हमारे इंपोर्टेंस ऑफ डिलाइब्रेशन इन डेमोक्रेसी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि डिलाइब्रेशन इज द की ऑफ द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी बिकॉज इट इंश्योर इक्वल पार्टिसिपेशन, इम्पैटिलिटी एंड रीजन डिसीजन मेकिंग, यानी कि स्टूडेंट जो लोक विचार विमर्श है वो हमारे लोकतंत्र की नींव मानी जाती है क्योंकि ये समान भागीदारी, निष्पक्षता और तर्क संगत निर्णय भी सुनिश्चित करता है। तो जो विमर्शी लोकतंत्र होता है स्टूडेंट इसमें केवल
नागरिक मतदाता के रूप में नहीं बल्कि सक्रिय भागीदारी के रूप में भी होता है। तो आज के समय में अगर आप देखें लोकसभा, पंचायत, जन सुनवाई, सार्वजनिक बहसें, तो स्टूडेंट ये सभी हमारे विमर्शी लोकतंत्र के व्यावहारिक उदाहरण माने जाते हैं। तो निष्कर्ष रूप में जो लोकतंत्र है वो तभी मजबूत, न्यायपूर्ण और स्थायी बनता है जब उसमें बोलने, सुनने और समझने की संस्कृति होती है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष स्टूडेंट, जिसके साथ ही हमारा जो आंसर नंबर 3 है वो भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 3। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया है स्टूडेंट, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है डिफाइन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज, यानी कि संविधानवाद को आप परिभाषित करें और आधुनिक लोकतंत्र में इसके महत्व की व्याख्या करें। यहीं पर हमसे अथवा या और करके पूछा गया है What do you understand by constitutionalism? Do you think this concept is still relevant today? Explain. यानी कि संविधानवाद क्या है और ये अवधारणा समकालीन समय में प्रासंगिक कितनी है उसको हमें बताना है। तो चलिए इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटे से इंट्रोडक्शन यानी कि एक छोटी सी प्रस्तावना से कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में स्टूडेंट हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज द प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू विच द पावर ऑफ द स्टेट इज लिमिटेड एंड रेगुलेटेड बाय ए कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज, यानी कि स्टूडेंट लोकतंत्र है उसका अर्थ केवल चुनाव कराना या सरकार बनाना नहीं है। यानी कि वास्तविक लोकतंत्र हमारा तभी संभव है जब जो सरकार की जो शक्ति है वो किसी नियम, किसी कानून और किसी सीमा के अंदर हो। तो इसी विचार को हम संविधानवाद कहते हैं। तो संविधानवाद स्टूडेंट वो होता है जिसके अनुसार राज्य की शक्ति संविधान और कानून द्वारा सीमित और नियंत्रित होती है। तो संविधानवाद ये सुनिश्चित करता है कि जो राज्य की शक्ति है वो न तो निरंकुश हो और नागरिकों के अधिकारों और उनके कर्तव्यों को सुरक्षित करे। तो स्टूडेंट इसीलिए कहा जाता है कि जो संविधान है वो संविधानवाद जो है वो हमारे आधुनिक लोकतंत्र की रीढ़ है जो कि शासन में न्याय, समानता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है। तो यही था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन बॉडी यानी कि हमारे मुख्य भाग का आता है। तो मेन बॉडी में हम सबसे पहले जो बात करते हैं वो हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म यानी कि संविधानवाद की परिभाषा को लेकर। तो सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मीन्स समझ लेते हैं यानी कि इसका अर्थ समझ लेते हैं। तो लिमिटिंग स्टेट पावर, रूल ऑफ लॉ एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम, यानी कि स्टूडेंट आप कह सकते हैं कि संविधानवाद का अर्थ है राज्य की शक्ति का संविधान और कानून द्वारा सीमित होना। तो स्टूडेंट इस संविधान के अनुसार जो सरकार है वो संविधान से ऊपर नहीं होती बल्कि संविधान के अधीन होती है। तो सरल शब्दों में अगर आप कहें कि शासक भी कानून का पालन करने के लिए बाध्य होता है। तो स्टूडेंट ये तो हमारे संविधानवाद का अर्थ हो गया। इसके बाद अगर आप इसके की एलिमेंट्स की बात करें तो की एलिमेंट्स में अगर हम सबसे पहले बात करें वो हम करते हैं सेपरेशन ऑफ पावर यानी कि शक्ति का बंटवारा। तो सबसे पहला था हमारा शक्ति का बंटवारा। तो स्टूडेंट जो संविधानवाद है उसके अंतर्गत जो राज्य की शक्ति है उसको 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट हमारा एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका, सेकंड लेजिस्लेटिव यानी कि विधायिका और थर्ड हमारा जुडिशियरी यानी कि न्यायपालिका। तो स्टूडेंट इसका जो उद्देश्य है वो है शक्ति का केंद्रीकरण को रोकना। तो स्टूडेंट अगर कानून बनाने वाला, लागू करने वाला और न्याय करने वाला तीनों एक ही व्यक्ति होगा तो जो न्याय होगा वो संभव नहीं रहेगा। तो स्टूडेंट सबसे पहला जो हमारा आया वो आया शक्तियों का बंटवारा। इसके बाद जो हमारा सेकंड आता है वो हमारा जो तत्व आता है वो आता है नागरिक अधिकारों की रक्षा यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन्स राइट। तो मौलिक अधिकारों की सुरक्षा भी आप कह सकते हैं। तो जो संविधानवाद है वो नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। जैसे कि आप देखें हमारा राइट टू फ्रीडम हो गया, राइट टू इक्वालिटी हो गया, या राइट टू हमारा रिलीजन हो गया। तो स्टूडेंट अगर सरकार आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीन ले तो आप न्यायालय में जा सकते हैं। यही हमारे संविधानवाद की एक ताकत है। थर्ड हमारा जो आता है वो हमारा आता है कानून के अधीन शासन यानी कि गवर्नेंस अंडर द लॉ। तो स्टूडेंट संविधानवाद का जो पहला और सबसे मुख्य तत्व होता है वो होता है कानून का शासन। तो इसका अर्थ यही है कि कानून सभी पर समान रूप से लागू होता है, चाहे वो कोई सामान्य नागरिक हो या किसी देश का प्रधानमंत्री। तो अगर कोई भी मंत्री कानून तोड़ता है तो उस पर भी वह कानून लागू होगा जो कि एक आम नागरिक पर होता है। तो स्टूडेंट यही था हमारा संविधानवाद की परिभाषा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज यानी कि आधुनिक लोकतंत्रों में संविधानवाद का महत्व को लेकर। तो अब हम बात कर लेते हैं संविधानवाद के महत्व के बारे में।
तो सबसे पहला जो महत्व आता है वो आता है प्रोटेक्शन ऑफ जस्टिस एंड इक्वालिटी, यानी कि न्याय और समानता की सुरक्षा को लेकर। तो द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स सिटीजन्स राइट आर नॉट वायलेटेड, यानी कि स्टूडेंट जो संविधानवाद है वो सुनिश्चित करता है कि किसी भी के नागरिक के साथ किसी भी तरीके का अन्याय न हो, किसी भी प्रकार का उसके अधिकारों का उल्लंघन न हो। तो सभी नागरिक कानून की दृष्टि में समान होते हैं। तो आरक्षण व्यवस्था सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने का हमारा एक प्रयास ही माना जाता है। सेकंड हमारा आता है अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस, यानी कि शासन में जवाबदेही। तो गवर्नमेंट डिसीजन आर मेड अकॉर्डिंग टू ऑल लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, यानी कि स्टूडेंट जो संविधानवाद है वो सरकार को जवाबदेह बनाता है और साथ ही संविधान और कानून के अनुसार होने चाहिए उसके जो निर्णय है। तो स्टूडेंट अगर आप देखें, अगर कोई सरकारी आदेश संविधान के विरुद्ध है तो न्यायालय उसे रद्द कर सकता है, यानी कि सरकारी निर्णय सभी कानूनों और संवैधानिक प्रावधान के अनुसार ही लिए जाते हैं। इसके बाद थर्ड हमारा आता है बैलेंस ऑफ पावर, यानी कि शक्ति का संतुलन, जिससे कि स्टूडेंट जो हमारा तानाशाही है उस पर रोक लगती है। तो मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम बिटवीन द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियरी, यानी कि स्टूडेंट जो हमारा शक्ति का संतुलन है ये हमारा कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के माध्यम से दिया गया है। तो संविधानवाद सरकार की असीमित शक्ति पर अंकुश लगाता है। इससे जो तानाशाही की जो संभावना है वो बहुत ही कम हो जाती है। तो स्टूडेंट इतिहास गवाह है कि जहां पर संविधान कमजोर पड़ा वहां पर लोकतंत्र भी कमजोर हुआ। तो ये था शक्ति का संतुलन। फोर्थ हमारा आता है कॉन्टेम्परेरी रिलेवेंस, यानी कि स्टूडेंट समकालीन प्रासंगिकता को लेकर। तो इवन टुडे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म प्रोटेक्ट्स डेमोक्रेटिक वैल्यूज, ह्यूमन राइट्स एंड जस्ट गवर्नेंस, यानी कि स्टूडेंट आज के समय में भी जो संविधानवाद है वो उतना ही आवश्यक है जितना कि पहले था। तो आप अगर देखें मानव अधिकार हो गए, लोकतंत्र मूल्य हो गए, न्यायपूर्ण शासन हो गए, तो इन सभी की जो रक्षा वो संविधानवाद के बिना संभव नहीं होती है। एग्जाम्पल में अगर आप उदाहरण देखें तो भारत, अमेरिका और यूरोपीय देशों में जो संविधानवाद है उसने ही हमारा जो लोकतंत्र है उसको स्थिर बनाए रखा है। तो स्टूडेंट यही था हमारा संविधानवाद का महत्व आधुनिक लोकतंत्र में। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो कंक्लूजन में स्टूडेंट हम सबसे पहले देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी एज इट मेक्स गवर्नेंस लिमिटेड, जस्ट एंड अकाउंटेबल, यानी कि स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि जो संविधानवाद है वो हमारे लोकतंत्र की नींव माना जाता है, क्योंकि यही हमारी सरकार को सीमित करता है, न्यायपूर्ण और जवाबदेह बनाता है। तो ये नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है और सत्ता के दुरुपयोग को भी रोकता है। तो स्टूडेंट आज के समय में भी जो हमारा संविधानवाद है उसकी प्रासंगिकता कम नहीं हुई है बल्कि और ज्यादा वो बढ़ गई है। तो ये अवधारणा नागरिक स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय की सुरक्षा के लिए प्रासंगिक माना जाता है। तो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट जहां पर संविधान मजबूत होगा वहीं पर हमारा जो लोकतंत्र है वो सुरक्षित और स्थायी रहेगा, यानी कि संविधानवाद समकालीन लोकतंत्र का अपरिहार्य स्तंभ भी माना जाता है। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ ही हमारा जो आंसर नंबर 4 है वो भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 4। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट वो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे सबसे पहले जो पूछा गया है, डज ए वाइब्रेंट सिविल सोसाइटी स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी एनालाइज, यानी कि क्या एक जीवंत नागरिक समाज लोकतंत्र को मजबूत करता है, इस बात का विश्लेषण करना है। यहीं पर हमसे अथवा या और करके पूछा गया है डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ लिबरल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, यानी कि उदार प्रतिनिधि लोकतंत्र के विकास पर हमें चर्चा करनी है। तो चलिए स्टूडेंट इस आंसर की शुरुआत को करने से पहले हम आपसे जो हमारे गिववे के क्वेश्चन है वे पूछ लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि हम हमारी वीडियो के बीच में कहीं पर भी जो हमारे गिववे के क्वेश्चन है वे पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट जो भी स्टूडेंट सबसे पहले और सभी करेक्ट आंसर देगा तो स्टार्टिंग के जो 3 स्टूडेंट्स होंगे उनको मिलेंगे हमारी तरफ से एब्सोल्युटली फ्री नोट्स। तो चलिए अब हम जो हमारे हमारे जो एक तरीके से जो हमारे क्वेश्चंस है उनको पूछ लेते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है वो हमारा रहने वाला है कि लोकतंत्र में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी को क्या कहा जाता है। तो जो हमारा डेमोक्रेसी है उसमें नागरिकों की सक्रिय भागीदारी को क्या कहा जाता है वो आपको बताना है। तो स्टूडेंट ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा गया उसको देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है कि जिस चुनाव प्रणाली में मतों के अनुपात में सीटें दी जाती है उसे क्या कहते हैं। तो वो कौन सी चुनाव प्रणाली है स्टूडेंट जिसमें मतों के अनुपात पर सीटें दी जाती है, वो आपको बताना है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है कि लोकतंत्र में सत्ता की निरंतर निगरानी करने वाली संस्था कौन सी है। तो सत्ता की निगरानी के लिए कौन सी संस्था मानी जाती है वो आपको बताना है। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। तो स्टूडेंट यही थे हमारे 3 क्वेश्चंस जो कि मैंने आपसे पूछे हैं। तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में इनका आंसर जरूर देना है। तो चलिए अब हम दोबारा हमारा जो आंसर नंबर 5 है उस पे आ जाता है। तो आंसर नंबर 5 की जो हम शुरुआत करते हैं वो हम सबसे पहले एक छोटे से इंट्रोडक्शन यानी कि एक छोटी सी प्रस्तावना से कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट ए सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, इट इज बेस्ड ऑन एन एक्टिव एंड अवेयर सिविल सोसाइटी। यानी कि स्टूडेंट जो लोकतंत्र है वो केवल एक सरकार बनाने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि लोकतंत्र एक जीवित व्यवस्था है जो कि जब तक जीवित रहती है जब तक कि नागरिक जागरूक और सक्रिय और जिम्मेदार रहते हैं। तो स्टूडेंट यही कारण है कि जो हमारा नागरिक समाज है वो लोकतंत्र की आत्मा माना जाता है। तो साथ ही जो हमारा वो आधुनिक लोकतंत्र है स्टूडेंट, तो ये हमारा उदार प्रतिनिधि लोकतंत्र नागरिक स्वतंत्रता और प्रतिनिधि प्रणाली दोनों का ही संतुलन बनाए रखता है। तो यही था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटी सी प्रस्तावना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग का आता है। तो मेन बॉडी में स्टूडेंट हम सबसे पहले जो डिस्कस करते हैं वो हम करते हैं वाइब्रेंट सिविल सोसाइटी एंड डेमोक्रेसी, यानी कि जीवंत नागरिक समाज और लोकतंत्र को लेकर। तो सबसे पहले स्टूडेंट इसमें जो पॉइंट रहने वाला है वो रहने वाला है एक्टिव पार्टिसिपेशन यानी कि सक्रिय भागीदारी। तो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशंस क्लब्स एंड मीडिया मेक पीपल इन्फॉर्म एंड एनर्जिट इन डेमोक्रेसी। यानी कि स्टूडेंट जीवंत जो नागरिक समाज है उसका अर्थ है ऐसा समाज जहां पर लोग सिर्फ मतदाता नहीं बल्कि सक्रिय नागरिक भी हो। तो अगर आप देखें हमारे नागरिक संगठन हो गए, स्वयंसेवी संस्थाएं हो गई, संघ और मीडिया हो गई, तो ये सभी लोगों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जोड़ते हैं। तो स्टूडेंट उदाहरण के लिए अगर आप देखें भारत में हमारा सामाजिक आंदोलन हो गए, एनजीओ हो गए, स्वयंसेवी संगठन हो गए, स्वतंत्र मीडिया हो गई, तो स्टूडेंट ये जो संस्थाएं हैं ये लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाती है। तो ये तो था हमारा सक्रिय भागीदारी। इसके बाद सेकंड हमारा आता है इंश्योरिंग जस्टिस एंड अकाउंटेबिलिटी, यानी कि न्याय और जवाबदेही सुनिश्चित करना। तो सिविल सोसाइटी माइनॉरिटीज गवर्नमेंट पॉलिसीज और करप्शन मेकिंग डेमोक्रेसी अकाउंटेबल एंड ट्रांसपेरेंट। यानी कि स्टूडेंट जो नागरिक समाज है वो सरकार और प्रशासन पर निगरानी रखता है और इससे जो लोकतंत्र है वो जवाबदेही और पारदर्शी भी बनता है। तो अगर कोई सरकारी योजना सिर्फ कागजों में रह जाए तो जो नागरिक संगठन है उस पर सवाल उठाते हैं और इससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगता है और जो लोकतंत्र है वो और ज्यादा मजबूत होता है। थर्ड हमारा आता है सेंसिटिविटी टू इक्वालिटी एंड जस्टिस, यानी कि समाज में समानता और न्याय की संवेदनशीलता को लेकर। तो सिविल सोसाइटी प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज एंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स इनहैंसिंग सोशल जस्टिस एंड इंक्लूसिव इन डेमोक्रेसी। यानी कि स्टूडेंट जो जीवंत नागरिक समाज है वो केवल बहुसंख्यकों का ही नहीं है बल्कि जो वंचित और अल्पसंख्यक है उनकी भी आवाज ये सुनता है, उनके भी अधिकारों की रक्षा करता है। तो स्टूडेंट अगर आप देखें जो लोकतंत्र है उसमें सामाजिक न्याय और समावेशिता ये बढ़ाता है और दलित महिला आदिवासी और अल्पसंख्यक अधिकार आंदोलन ने जो लोकतंत्र है उसको और ज्यादा अधिक समावेशी बनाया है। तो स्टूडेंट यही थे हमारे जीवंत नागरिक समाज और लोकतंत्र। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है डेवलपमेंट ऑफ लिबरल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, यानी कि उदार प्रतिनिधि लोकतंत्र के विकास को लेकर। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन यानी कि इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो दिस फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी इलेक्ट्स रिप्रेजेंटेटिव विल प्रायोरिटीज द प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन्स राइट्स एंड फ्रीडम। यानी कि स्टूडेंट लोकतंत्र जो हमारी उदार प्रतिनिधि व्यवस्था है वो हमारी वो व्यवस्था है जिसमें जो जनता है वो अपने प्रतिनिधि चुनती है लेकिन नागरिक अधिकार और स्वतंत्रताओं की पूर्ण रक्षा उसमें होती है। तो ये हमारे लोकतंत्र का सबसे व्यवहारिक रूप भी माना जाता है स्टूडेंट। तो ये तो हमारी इसकी परिभाषा हो गई। अब हम इसके की फीचर्स यानी कि इसकी विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली जो विशेषता आती है वो आती है सिविल लाइबर्टीज यानी कि नागरिक स्वतंत्रता को लेकर।
तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, एसोसिएशंस एंड प्रेस। तो स्टूडेंट अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो गई, संघ बनाने की स्वतंत्रता हो गई, प्रेस की स्वतंत्रता हो गई, तो ये सभी इस व्यवस्था की एक नींव है। तो उदाहरण अगर आप देखें, यदि मीडिया स्वतंत्र न हो तो जो लोकतंत्र है वो कमजोर पड़ जाता है। इसके बाद सेकंड विशेषता आती है जुडिशियल इंडिपेंडेंस, यानी कि न्यायिक स्वतंत्रता को लेकर। तो लॉज अप्लाई इक्वालिटी टू ऑल सिटीजन्स, यानी कि न्यायपालिका सरकार के निर्णयों की न्यायिक समीक्षा करती है और इससे जो कानून है वो सभी नागरिकों के पर समान रूप से लागू होता है और नागरिक अधिकार भी इससे सुरक्षित रहते हैं। थर्ड हमारा आता है रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, यानी कि प्रतिनिधि प्रणाली। तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल, यानी कि स्टूडेंट जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि नीति निर्माण और शासन का कार्य करते हैं और ये जो व्यवस्था है ये बड़े और विविध समाज के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। तो यही थे इसके कुछ की फीचर्स, कुछ मुख्य विशेषताएं। अब थर्ड हमारा जो इसमें पॉइंट आता है वो आता है रीजंस फॉर डेवलपमेंट, यानी कि विकास के कारण को इसके समझ लेते हैं। तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड इंक्रीजिंग सिविक अवेयरनेस हैव मेड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी मोर लिबरल एंड अकाउंटेबल, यानी कि स्टूडेंट जो औद्योगिकरण हो गया, शिक्षा का प्रसार हो गया, नागरिक जागरूकता हो गई, तो इन सभी ने लोकतंत्र को अधिक उत्तरदायी बनाया और जवाबदेह बनाया। तो स्टूडेंट इसी के साथ ही जो हमारा मीडिया और नागरिक संगठन हो गए उनकी सक्रियता से भी इसे और ही ज्यादा मजबूती प्रदान किया गया और इसे सशक्त और पारदर्शी बनाया गया। तो यही था हमारा उदार उदार प्रतिनिधि लोकतंत्र का विकास। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा कंक्लूजन, एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो निष्कर्ष में हम कह सकते हैं ए वाइब्रेंट सिविल सोसाइटी इज ए पिलर ऑफ डेमोक्रेसी एज इट इंश्योर एक्टिव पार्टिसिपेशन, अकाउंटेबिलिटी एंड जस्टिस, यानी कि जो जीवंत नागरिक है वो समाज लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ है, क्योंकि यही हमें सक्रिय भागीदारी, जवाबदेही और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करता है। तो स्टूडेंट जो उदार प्रतिनिधि लोकतंत्र है वो नागरिक स्वतंत्रता और प्रतिनिधित्व के बीच में संतुलन बनाता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं जो हमारे दोनों पर्सपेक्टिव्स है, ये लोकतंत्र को अगर हम इन्हें मिला देंगे तो लोकतंत्र तभी मजबूत और टिकाऊ होगा जब समाज नागरिक और समाज सक्रिय और उत्तरदायी होगा। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन, जिसके साथ ही हमारा जो आंसर नंबर 5 है वो भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 5। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट वो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछा गया उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा गया है एवेल्युएट द इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र पर वैश्वीकरण के प्रभाव के बारे में हमें बताना है। यहीं पर हमसे अथवा या और करके पूछा गया है क्राइटिकली एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन ग्लोबलाइजेशन एंड डेमोक्रेसी, यानी कि वैश्वीकरण और लोकतंत्र के बीच क्या संबंध है उसके हमें आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। तो चलिए इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटे से इंट्रोडक्शन यानी कि एक छोटी सी प्रस्तावना से कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे ग्लोबलाइजेशन रेफर टू इंटरनेशनल कनेक्शंस एंड इंटरपेंडेंस बिटवीन कंट्रीज इन इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, सोसाइटी एंड कल्चर, यानी कि स्टूडेंट जो वैश्वीकरण का अर्थ है वो है दुनिया के बीच आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक और सांस्कृतिक जुड़ाव का बढ़ना। तो स्टूडेंट ये जो प्रक्रिया है ये हमारे देशों की सीमाओं को काफी हद तक अप्रासंगिक इसको बना दिया है। तो लोकतंत्र पर जो वैश्वीकरण का प्रभाव है स्टूडेंट वो एक तरफा नहीं है, ये बहुआयामी है। तो ये सकारात्मक असर भी देता है और चुनौतियां भी लाता है। तो स्टूडेंट ये लोकतंत्र को नई संभावना तो देता ही है, साथ ही गंभीर चुनौतियां भी देता है। तो इसीलिए इसका जो आलोचनात्मक परीक्षण है वो बहुत ही जरूरी हो जाता है कि ये लोकतंत्र गुणवत्ता पर वैश्वीकरण कितना सकारात्मक और कितना नकारात्मक असर डाल रहा है। तो ये तो हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटी सी प्रस्तावना हो गई। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन बॉडी यानी कि हमारे मुख्य भाग का आता है। तो मेन बॉडी में स्टूडेंट हम सबसे पहले जो बात करते हैं वो बात करते हैं पॉजिटिव इंपैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन डेमोक्रेसी, यानी कि वैश्वीकरण के लोकतंत्र पर सकारात्मक प्रभाव को लेकर। तो सबसे पहले जो पढ़ने वाला है वो पढ़ने वाला है एक्सपेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मीडिया, यानी कि सूचना और मीडिया का विस्तार। तो ग्लोबलाइजेशन हैज इंक्रीज पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड ट्रांसपेरेंसी थ्रू द इंटरनेट, सोशल मीडिया एंड ग्लोबल मीडिया नेटवर्क। तो स्टूडेंट जो हमारा ग्लोबलाइजेशन है यानी कि जो हमारा वैश्वीकरण है उसने इंटरनेट, सोशल मीडिया, वैश्विक मीडिया इन सभी को जन्म दिया। तो उदाहरण के लिए अगर आप देखें
आज कोई भी नागरिक सरकारी नीतियों पर ऑनलाइन सवाल उठा सकता है। इससे क्या हुआ स्टूडेंट, इससे जन भागीदारी भी बढ़ी, शासन में पारदर्शिता भी आई और डिजिटल लोकतंत्र वैश्वीकरण की हमारा एक देन है। तो उदाहरण अगर आप देखें, डिजिटल लोकतंत्र हो गया, ई वोटिंग हो गया, नागरिक ऑनलाइन जागरूकता हो गया, तो ये सभी हमारे इसके कुछ उदाहरण है। इसके बाद सेकंड हमारा आता है स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज, यानी कि लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रसार। तो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स ऑफ ह्यूमन राइट्स, जेंडर इक्वालिटी एंड जस्टिस स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी। यानी कि स्टूडेंट अगर आप देखें, ह्यूमन राइट्स हो गए, मानव अधिकार, लैंगिक समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो ये सभी मूल्य दुनिया भर में फैल रहे हैं। तो अगर आप देखें, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन सरकारों पर लोकतांत्रिक व्यवहार का दबाव बनाते हैं। इससे जो लोकतंत्र की गुणवत्ता है उसमें भी सुधार होता है। इसके बाद थर्ड हमारा आता है प्रेशर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, यानी कि सामाजिक और आर्थिक सुधारों का दबाव। तो ग्लोबलाइजेशन इनकरेजेस प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी इन डेमोक्रेसीज, यानी कि स्टूडेंट जो वैश्वीकरण है उसके कारण जो सरकारें हैं वे बहुत ही ज्यादा जवाबदेही बनी है और लोकतंत्र में अधिकारों की रक्षा भी हुई है। तो अगर कोई देश नागरिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उस पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनता है। इससे जो लोकतंत्र है उसको भी मजबूती प्रदान होती है। तो स्टूडेंट ये तो थे हमारे वैश्वीकरण के लोकतंत्र पर सकारात्मक प्रभाव। अब हम बात कर लेते हैं वैश्वीकरण के लोकतंत्र पर नकारात्मक प्रभाव, यानी कि नेगेटिव इंपैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन डेमोक्रेसी। तो स्टूडेंट इसमें जो सबसे पहले नकारात्मक प्रभाव आता है वो आता है इंक्रीज इन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, यानी कि आर्थिक असमानता बढ़ना। तो फ्री मार्केट्स एंड मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कैन सेंट्रलाइज वेल्थ एंड पावर, रिड्यूसिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ माइनॉरिटीज और पुअर ग्रुप्स ऑन डेमोक्रेटिक डिसीजन। यानी कि स्टूडेंट जो वैश्वीकरण का सबसे बड़ा नकारात्मक प्रभाव था वो था आर्थिक असमानता का बढ़ना। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां, मुक्त बाजार, ये बहुत ही ज्यादा स्टूडेंट शक्तिशाली हो रहे हैं, जिससे कि शक्ति का केंद्रीकरण भी बढ़ा है। लेकिन जो हमारे गरीब वर्ग हो गए या अल्पसंख्यक वर्ग हो गए वे कमजोर होते जा रहे हैं। तो कभी कभी कॉर्पोरेट हित लोकतांत्रिक निर्णयों पर हावी हो जाते हैं। इससे जो जनता की वास्तविक आवाज है वो भी कमजोर पड़ जाती है। तो ये तो था हमारा आर्थिक असमानता बढ़ना। इसके बाद सेकंड हमारा आता है कल्चरल एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, यानी कि सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रभाव। तो ग्लोबलाइजेशन में अफेक्ट लोकल डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन इन सम कंट्रीज, यानी कि स्टूडेंट जो वैश्वीकरण है उसने अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं, देशों की नीतियों को प्रभावित किया है। तो स्टूडेंट विदेशी निवेश और वैश्विक नीति दबाव लोकतांत्रिक स्वतंत्रता को सीमित कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं की जो शर्तें होते हैं वे सरकारों की स्वतंत्र नीति निर्माण क्षमता को सीमित कर देती है। इससे जो लोकतांत्रिक स्वतंत्रता है वो भी प्रभावित होती है। इसके बाद थर्ड आता है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, यानी कि राजनीतिक अस्थिरता को लेकर। तो इंटरनेशनल प्रेशर एंड इकोनॉमिक क्राइसिस रिजल्टिंग फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन कैन अफेक्ट डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस इन डेमोक्रेसी, यानी कि स्टूडेंट जो वैश्वीकरण है उससे जो हमारी स्थानीय संस्कृति हो गई, परंपराएं हो गई, वे कमजोर हो सकती है। साथ ही इससे जो हमारी विदेशी विचारधाराएं और स्थानीय लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं है उन पर भी ये दबाव डालती है। तो वैश्वीकरण के कारण ही आर्थिक संकट और अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बना है। तो स्टूडेंट ये सभी हमारे लोकतंत्र को अस्थिर बनाते हैं। तो अगर आप देखें आर्थिक मंदी के समय जो लोकतंत्र है उसमें कट्टरता और असंतोष बढ़ सकता है। तो स्टूडेंट यही था हमारा वैश्वीकरण के लोकतंत्र पर नकारात्मक प्रभाव। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा क्राइटिकल एवेल्युएशन, यानी कि आलोचनात्मक मूल्यांकन को लेकर आता है। तो अब हम आलोचनात्मक मूल्यांकन कर लेते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन प्रोवाइड्स बोथ चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर डेमोक्रेसी, यानी कि स्टूडेंट जो वैश्वीकरण है वो न तो पूरी तरीके से लोकतंत्र का मित्र है और न ही पूरी तरीके से उसका शत्रु। तो आप एक तरीके से कह सकते हैं ये एक तरीके से दो धारी तलवार है। तो यदि सूचना, तकनीक और वैश्विक मूल्यों का सही उपयोग किया जाए तो इससे जो लोकतंत्र है वो मजबूत होगा। लेकिन अगर स्टूडेंट आर्थिक असमानता, विदेशी प्रभाव और कॉर्पोरेट प्रभाव, तो इससे जो लोकतंत्र है वो कमजोर होगा। तो लोकतंत्र तभी टिकाऊ रहेगा जब वैश्वीकरण के सकारात्मक पहलुओं का उपयोग किया जाए और नकारात्मक प्रभाव को रोका जाए। तो एग्जाम्पल अगर आप देखें, उदाहरण में अगर आप देखें तो भारत में जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो लोकतंत्र को सशक्त बनाता है। लेकिन अगर गलत सूचना होती है या फेक न्यूज होती है तो ये लोकतंत्र के लिए खतरा भी बन सकती है। तो यही था हमारा क्राइटिकल एवेल्युएशन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष या एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो कंक्लूजन में स्टूडेंट हम देखेंगे द रिलेशनशिप बिटवीन ग्लोबलाइजेशन एंड डेमोक्रेसी इज कॉम्प्लेक्स एंड ड्यूल साइडेड, यानी कि जो वैश्वीकरण और लोकतंत्र है इन जो दोनों का जो संबंध है वो जटिल और द्विध्रुवीय
माना जाता है। तो वैश्वीकरण ने तो सूचना, भागीदारी और जवाबदेही के माध्यम से लोकतंत्र को मजबूत किया, लेकिन जो हमारा आर्थिक असमानता, कॉर्पोरेट दबाव, विदेशी प्रभाव, ये सभी लोकतंत्र के लिए गंभीर चुनौती भी बनकर उभरे है। तो आप इसलिए निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए वैश्वीकरण के लाभों को अपनाना होगा और उसके जोखिमों से निपटना होगा। तो जब वैश्वीकरण के लाभ अपनाए जाए और उसके जोखिमों से सचेत रूप से निपटा जाए, तभी जो हमारा लोकतंत्र है वो सुरक्षित और मजबूत बन पाएगा। तो यही था स्टूडेंट हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 6। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, वो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा गया, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा गया है, व्हाट इज मीन्ड बाय अ पॉलिटिकल पार्टी, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन डेमोक्रेसी। यानी कि स्टूडेंट राजनीतिक दल क्या है और लोकतंत्र में इनका कार्य क्या है, वो हमसे पूछा गया है। यहीं पर हमसे अथवा या और करके पूछा गया है, क्राइटिकली एवेल्युएट द ग्रोइंग रोल ऑफ रीजनल पार्टी इन नेशनल पॉलिटिक्स। यानी कि राष्ट्रीय राजनीति में जो क्षेत्रीय दलों की भूमिका है उसके बारे में हमें आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। तो चलिए इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटे से इंट्रोडक्शन यानी कि एक छोटी सी प्रस्तावना से कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज आर ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स दैट पार्टिसिपेट इन पावर एंड पॉलिसी मेकिंग बेस्ड ऑन शेयर आइडियोलॉजी एंड गोल्स। यानी कि स्टूडेंट जो राजनीतिक दल होते हैं वे हमारे लोकतंत्र की रीढ़ माने जाते हैं, और ये एक ऐसे संगठित समूह होते हैं जो कि समान विचारधारा, कार्यक्रम और उद्देश्यों के आधार पर सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो स्टूडेंट लोकतंत्र में जो राजनीतिक दल है वो जनता और सरकार के बीच एक सेतु का कार्य करते हैं। तो स्टूडेंट जन भागीदारी, निर्णय प्रक्रिया और शासन के वैधानिक संचालन के लिए आवश्यक होते हैं। तो अगर हम मॉडर्न टाइम में देखें, आधुनिक समय में देखें, तो राष्ट्रीय दलों के साथ साथ जो क्षेत्रीय दल की भूमिका है वो राजनीति में एक नया संतुलन यानी कि न्यू बैलेंस इन नेशनल एंड लोकल पॉलिटिक्स ला रही है। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटी सी प्रस्तावना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग का आता है। तो मेन बॉडी में स्टूडेंट हम सबसे पहले जो बात करते हैं वो हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन डेमोक्रेसी। यानी कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के कार्य यानी कि जो उनके वर्क है उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो उनके वर्क को जानने से पहले स्टूडेंट आप समझिए कि जो हमारा पॉलिटिकल पार्टीज होता है यानी कि जो राजनीतिक दल होता है वो आखिर होता क्या है। तो अगर आपको इसकी परिभाषा लिखनी हो तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि राजनीतिक दल वह संगठित समूह है जो कि चुनाव के माध्यम से सत्ता में भागीदारी करना चाहता है और अपनी नीतियों को लागू करता है। तो आप सरल शब्दों में कह सकते हैं कि राजनीतिक दल जनता की आवाज को शासन तक पहुंचाने का एक माध्यम है। तो स्टूडेंट ये तो हमारा पॉलिटिकल पार्टीज हो गया। अब हम इसके कुछ कार्य देख लेते हैं। कार्य स्टूडेंट जो रहने वाला है वो रहना है पॉलिसी मेकिंग एंड गवर्नेंस पार्टिसिपेशन, यानी कि नीति निर्धारण और शासन में भागीदारी। तो पार्टीज फ्रॉम गवर्नमेंट्स मेक पॉलिसीज एंड इम्प्लीमेंट देम। यानी कि स्टूडेंट जो राजनीतिक दल होते हैं वे सरकार बनाते हैं और फिर नीतियां बनाते हैं और साथ ही उन्हें लागू भी करते हैं। तो दल सरकार बनाकर नीतियां बनाते हैं और उन्हें कार्यान्वित करते हैं। तो उदाहरण के लिए अगर आप देखें, हमारे भारत में सत्ता में आने वाला जो दल है वो अपने घोषणा पत्र के अनुसार नीतियां बनाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो गई, भारतीय जनता पार्टी हो गई, तो ये हमारी कुछ राजनीतिक दल हो गए। इसके बाद सेकंड हमारा जो आता है वो आता है पब्लिक रिप्रेजेंटेशन एंड इलेक्टोरल प्रोसेस, यानी कि जन प्रतिनिधित्व और चुनावी प्रक्रिया को लेकर। तो पॉलिटिकल पार्टीज फील्ड कैंडिडेट्स इन इलेक्शन थ्रू पब्लिक वोटिंग, दे ड्राइव द डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो स्टूडेंट जो राजनीतिक दल होता है वो चुनाव में उम्मीदवार खड़े करता है और जो जनता होती है वो अपने मत के माध्यम से दल को सत्ता सौंपती है। तो इससे जो लोकतंत्र है स्टूडेंट उसको वैधता मिलती है। तो जनता के मत के माध्यम से ही वे लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया को संचालित कर लेते हैं। इसके बाद थर्ड हमारा जो आता है वो आता है हमारा पब्लिक कम्युनिकेशन एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जन संवाद और सामाजिक संगठन। तो पार्टीज लिसन टू पब्लिक इशू एंड इनकॉर्पोरेट देम इनटू पॉलिसीज। यानी कि स्टूडेंट जो राजनीतिक दल होते हैं वे जनता के मुद्दों को सुनते हैं, उनकी समस्याएं चुनते हैं और उनको फिर सरकार के सामने रखते हैं और अपनी नीति में शामिल करते हैं। तो स्टूडेंट सामाजिक आंदोलन और बहस के माध्यम से जो लोकतंत्र है उसको भी ये सशक्त बनाते हैं।
तो आप इसे कहानी की तरह समझिएगा। अगर किसी क्षेत्र में सड़क या पानी की समस्या है तो राजनीतिक दल उस मुद्दे को विधानसभा या संसद में उठाते हैं। तो यही था हमारा जन संवाद और सामाजिक संगठन। इसके बाद फोर्थ हमारा आता है बैलेंस ऑफ पावर एंड अल्टरनेटिव ऑप्शंस, यानी कि सत्ता का संतुलन और वैकल्पिक विकल्प। तो ऑपोजिशन पार्टी मॉनिटर द गवर्नमेंट द इंश्योर अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन डेमोक्रेसी, यानी कि स्टूडेंट जो लोकतंत्र होता है उसमें सिर्फ सत्तारूढ़ दल ही नहीं, विपक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। तो विपक्षी दल सत्ता पर निगरानी रखते हैं और ये हमारे लोकतंत्र में जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ाते हैं। तो विपक्षी दल सरकार की नीतियों की आलोचना करते हैं और गलती की ओर ध्यान दिलाते हैं, तो इससे जो सरकार है वो भी जवाबदेह बनी रहती है। तो स्टूडेंट यही था हमारा लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के कार्य। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है ग्रोइंग रोल ऑफ रीजनल पार्टीज, यानी कि क्षेत्रीय दलों की बढ़ती भूमिका को लेकर। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला पॉइंट आएगा वो आ गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ लोकल इशू, यानी कि स्थानीय समस्याओं का प्रतिनिधित्व को लेकर। तो रीजनल पार्टी रिप्रेजेंट लोकल प्रॉब्लम्स एंड कल्चर, यानी कि स्टूडेंट जो क्षेत्रीय दल होता है वो स्थानीय भाषा, संस्कृति और क्षेत्रीय समस्याओं को मुख्य मुद्दा बनाते हैं और इनका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो उदाहरण के लिए अगर आप देखें हमारे जो द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम हो गए, यानी कि जो डीएमके हो गई, या महाराष्ट्र में हमारी शिवसेना हो गई, तो ये जो दल है ये स्थानीय जनता की आवाज भी बनते हैं। इसके बाद सेकंड हमारा आता है इंपोर्टेंस इज नेशनल पॉलिटिक्स थ्रू कोलाइजेशन, यानी कि राष्ट्रीय राजनीति में गठबंधन का महत्व। तो रीजनल पार्टी इन्फ्लुएंस नेशनल पार्टी एंड पावर थ्रू अलाइसेंस, यानी कि स्टूडेंट आज के समय में अगर केंद्र में सरकार बनाना ये हमारे अक्सर गठबंधन के बिना संभव नहीं हो पाता। तो क्षेत्रीय दल गठबंधनों के माध्यम से राष्ट्रीय नीति और सत्ता में प्रभाव रखते हैं। तो स्टूडेंट इसमें हमारे दो पक्ष होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो पॉजिटिव यही है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाइवर्सिटी एंड फेडरल बैलेंस, यानी कि संघीय संतुलन और विविधता का प्रतिनिधित्व ये करते हैं। नकारात्मक में अगर हम बात करें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड डिलेज इन डिसीजन मेकिंग, यानी कि कभी कभी राजनीतिक अस्थिरता के कारण जो निर्णय है उसमें देर होने लगती है। तो यही थी हमारी राष्ट्रीय राजनीति में गठबंधन का महत्व। इसके बाद थर्ड हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है क्राइटिकल एवेल्युएशन इन डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र में आलोचनात्मक मूल्यांकन को लेकर। तो रीजनल पार्टीज आर नेसेसरी फॉर रिप्रेजेंटेशन एंड लोकल डेवलपमेंट, यानी कि स्टूडेंट जो क्षेत्रीय दल होते हैं वे लोकतंत्र को अधिक प्रतिनिधित्व और स्थानीय विकास सुनिश्चित करते हैं। लेकिन अगर ये अत्यधिक शक्ति संघर्ष और भ्रष्टाचार में आ जाए तो ये हमारे लोकतंत्र के लिए खतरा भी बन सकते हैं। तो अगर क्षेत्रीय हित राष्ट्रीय हित से ऊपर रखे जाए तो समस्या पैदा हो सकते हैं। इसलिए जो सत्ता संतुलन है या जो हमारा संतुलन है वो बहुत ही ज्यादा आवश्यक हो जाता है। तो स्टूडेंट यही था हमारा क्षेत्रीय दलों की बढ़ती भूमिका। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो अंत में हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज आर द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी, इंश्योरिंग पॉलिसी मेकिंग, पब्लिक रिप्रेजेंटेशन एंड बैलेंस ऑफ पावर, यानी कि जो हमारा राजनीतिक दल है वे लोकतंत्र की नींव होती है, क्योंकि वे हमारे नीति निर्माण, जन प्रतिनिधित्व और सत्ता संतुलन को सुनिश्चित करते हैं। तो इनकी जो भूमिका है स्टूडेंट, उनके बढ़ने से जो क्षेत्रीय मुद्दों का समाधान है और जो संघीय संतुलन है वो संभव हो पाया है, लेकिन इसके साथ ही इनकी जो जिम्मेदारी है वो भी बढ़ी है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र में राजनीतिक दल सशक्त और उत्तरदायी होने चाहिए ताकि शासन और विकास दोनों ही संतुलित रहे। तो लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब राजनीतिक दल सशक्त, जवाबदेह और जनहित के प्रति समर्पित होगा। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट यही था हमारा आंसर नंबर 7। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछा गया है सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में स्टूडेंट हमसे पूछा गया है एक्सप्लेन विद एग्जांपल हाउ डेमोक्रेसी इज द बेस्ट वे टू अकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी, यानी कि लोकतंत्र सामाजिक विविधता को समायोजित करने का सबसे अच्छा तरीका है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। यहीं पर हमसे अथवा या और करके पूछा गया है डिस्कस इन डिटेल हाउ वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन द लेजिस्लेटिव इंश्योर डाइवर्सिटी, इक्वालिटी एंड इंक्लूसिविटी, यानी कि स्टूडेंट जो विधायिका है उसमें महिलाओं की भागीदारी, विविधता, समानता और समावेशिता कैसे बढ़ाती है उसको हमें बताना है। तो चलिए इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटे से इंट्रोडक्शन यानी कि एक छोटी सी प्रस्तावना से कर लेते हैं।
तो स्टूडेंट इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि डेमोक्रेसी इज नॉट ओनली ए फॉर्म ऑफ गवर्नेंस बट आल्सो इज प्रोसेस टू अकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी एंड प्लुरलिटी। यानी कि स्टूडेंट जो समाज है वो कभी भी एक रूप नहीं होता। तो लोकतंत्र केवल शासन का रूप ही नहीं बल्कि सामाजिक विविधता और बहुलता को समायोजित करने की एक प्रक्रिया है। तो हर समाज में जाति, धर्म, भाषा, लिंग और आर्थिक स्थिति की जो विविधता है वो होती है। तो स्टूडेंट अगर शासन व्यवस्था इस व्यवस्था को नजरअंदाज कर देगा तो असंतोष और टकराव भी बढ़ता है। तो इसीलिए जो लोकतंत्र है वो एक ऐसी व्यवस्था है जो विविधता को दबाती नहीं बल्कि उसे साथ लेकर चलती है। तो इसीलिए विधायकों में महिला और अल्पसंख्यक समूहों की भागीदारी, समानता, समावेशिता और न्यायपूर्ण नीति निर्माण सुनिश्चित करती है। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटी सी प्रस्तावना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन बॉडी यानी कि हमारे मुख्य भाग का आता है। तो मुख्य भाग में स्टूडेंट हम सबसे पहले जो बात कर लेते हैं वो हम कर लेते हैं डेमोक्रेसी एंड सोशल डाइवर्सिटी यानी कि लोकतंत्र और सामाजिक विविधता को लेकर। तो स्टूडेंट इसमें जो हम सबसे पहले पॉइंट देखते हैं वो हम देखते हैं इंक्लूजन ऑफ डाइवर्सिटी थ्रू रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम यानी कि प्रतिनिधि प्रणाली के माध्यम से विविधता का समावेश। तो डिफरेंट कम्युनिटीज, कास्ट एंड रिलीजन्स गेट रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेटिव। यानी कि स्टूडेंट लोकतंत्र में जो प्रतिनिधि प्रणाली है उसके माध्यम से विभिन्न समुदायों को विधायिका में स्थान मिलता है। तो विभिन्न समुदाय, जातियां और क्षेत्र विधायिका में प्रतिनिधित्व पा पाते हैं हमारे प्रतिनिधि प्रणाली के कारण ही। तो अगर आप इसके एग्जाम्पल या उदाहरण आप देखें तो भारत में जैसे कि अनुसूचित जाति हो गई या जनजाति हो गई तो उनके लिए जो आरक्षित सीटें है, तो इससे जो वंचित वर्गों की जो आवाज है वो संसद तक भी पहुंचती है। तो यही था प्रतिनिधि प्रणाली के माध्यम से विविधता का समावेश। इसके बाद सेकंड जो हमारा आता है वो आता है इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस यानी कि समावेशी निर्णय प्रक्रिया को लेकर। तो डेमोक्रेसी इंश्योर दैट द ओपिनियंस एंड नीड्स फॉर ए मल्टीकल्चरल एंड मल्टीलिंगुअल सोसाइटी आर इंक्लूडेड। यानी कि स्टूडेंट जो लोकतंत्र होता है उसमें नीतियां एक ही वर्ग के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज को ध्यान में रखकर बनानी होती है। तो लोकतंत्र में बहुसांस्कृतिक और बहुभाषी समाज की राय और उनकी जरूरतों का समावेश होता है। तो नीति निर्माण में जो स्थानीय और सामाजिक विविधता उनको ध्यान में रखा जाता है। तो स्टूडेंट अगर किसी क्षेत्र में भाषा या सांस्कृतिक समस्या है तो वहां के जो प्रतिनिधि है वो विधायिका में उस मुद्दे को उठा सकते हैं। इससे जो निर्णय है वो अधिक न्यायपूर्ण भी बनता है। इसके बाद थर्ड जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है सोशल जस्टिस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी यानी कि सामाजिक न्याय और समान अवसर को लेकर। तो डेमोक्रेसी प्रोवाइड सिटीजन्स विद इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज इंश्योर फ्लोरिंग पार्टिसिपेशन अक्रॉस सोशल ग्रुप्स। यानी कि स्टूडेंट जो लोकतंत्र है वो सभी नागरिकों को समान अधिकार और समान अवसर प्रदान करता है। तो ये जो व्यवस्था है ये विविध समाज में न्याय और संतुलन बनाए रखती है ताकि विभिन्न वर्गों के बीच समान भागीदारी और न्याय सुनिश्चित हो सके। तो स्टूडेंट यही था हमारा लोकतंत्र और सामाजिक विविधता। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन द लेजिस्लेटिव यानी कि विधायिका में महिलाओं की भागीदारी को समझ लेते हैं। तो इनको भी कुछ पॉइंटों के माध्यम से समझ लेते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है प्रोटेक्शन ऑफ इक्वालिटी एंड राइट्स यानी कि समानता और अधिकारों की रक्षा। तो वुमेन रिप्रेजेंटेशन सेफगार्ड्स द राइट्स एंड इंटरेस्ट इन गवर्नेंस। यानी कि स्टूडेंट जो महिलाओं की भागीदारी है उससे विधायिका में लैंगिक समानता और उनके अधिकार और हितों की रक्षा हुई है। तो महिला प्रतिनिधि महिलाओं से जुड़े मुद्दे जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सभी को प्रभावी ढंग से उठाती है। इसके बाद सेकंड आता है इंक्लूसिव पॉलिसीज यानी कि समावेशी नीतियां। तो वुमेन पार्टिसिपेशन मेक पॉलिसीज ऑन एजुकेशन, हेल्थ, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड जेंडर इक्वालिटी मोर इफेक्टिव। यानी कि महिलाओं की जो भागीदारी से है स्टूडेंट उससे जो नीतियां है वो अधिक संवेदनशील और व्यवहारिक बनी है। तो स्टूडेंट पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, तो इन सभी से जुड़ी जो योजनाएं है वे तभी प्रभावी होती है जब निर्णय प्रक्रिया में महिला शामिल हो। इसके बाद थर्ड जो पॉइंट आता है वो आता है डाइवर्स पर्सपेक्टिव एंड डिबेट्स यानी कि विविध दृष्टिकोण और बहस। तो प्रेजेंस ऑफ वुमेन लेजिस्लेशन इन क्रॉप से विदाउट डिफरेंट व्यू पॉइंट्स एंड एक्सपीरियंस इनटू पॉलिसी मेकिंग। यानी कि स्टूडेंट जो महिला होती है वे अपने अनुभव और दृष्टिकोण के साथ विधायकों की बहस को और ज्यादा समृद्ध बनाती है। तो महिला विधायकों की उपस्थिति विभिन्न दृष्टिकोणों और अनुभव की नीतियों में शामिल करती है। तो इससे जो नीतियां स्टूडेंट उनमें संतुलन आता है और लोकतंत्र भी मजबूत होता है। तो एग्जाम्पल के तौर में अगर आप देखिए जो भारत में पंचायत है उसमें 33% आरक्षण देने से जो स्थानीय स्तर पर जो महिलाओं की भागीदारी है वो बहुत ही ज्यादा बड़ी है। इसके बाद फोर्थ जो हमारा आता है वो आता है सोशल अवेयरनेस
एंड चेंज यानी कि समाज में जागरूकता और परिवर्तन। तो एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन रिड्यूस जेंडर बियस एंड प्रोमोटेड इंक्लूसिविटी इन सोसाइटी, यानी कि महिलाओं की जो सक्रिय भागीदारी है स्टूडेंट, उससे लिंग भेदभाव भी कम हुआ है और समाज में समावेशिता भी बढ़ी है। तो जब महिलाएं निर्णय लेने की भूमिका में आती है तो समाज में लिंग भेदभाव कम होता है। तो अगर आप देखें स्टूडेंट, जो हमारा 33% आरक्षण था पंचायतों में, तो उसने जमीनी स्तर पर जो महिला नेतृत्व था उसको बढ़ावा दिया। तो यही था हमारा विधायिका में महिलाओं की भागीदारी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टूडेंट, वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो कंक्लूजन में हम देखेंगे डेमोक्रेसी इज द बेस्ट वे टू अकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी एज इट इंश्योर इक्वल पार्टिसिपेशन, जस्टिस एंड इंक्लूसिविटी, यानी कि स्टूडेंट जो लोकतंत्र है वो सामाजिक विविधता को समायोजित भी करता है और उसका एक सबसे उपयुक्त तरीका भी है। तो स्टूडेंट ये हमारे समान भागीदारी, न्याय और समावेशिता सूचित करता है। तो विधायिका में जो महिलाओं की भागीदारी है उससे समानता, विविधता और समावेशिता ये तीनों ही मजबूत हुए हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ डेमोक्रेसी इज द स्ट्रेंथन हार्मोनी, इक्वालिटी एंड जस्ट गवर्नेंस अमेडेड डाइवर्सिटी, यानी कि लोकतंत्र का जो वास्तविक उद्देश्य है वो है विविधता के बीच में सामंजस्य बनाना और न्यायपूर्ण शासन सुनिश्चित करना। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 8। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, वो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या पूछा गया है, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा गया है कमेंट ऑन द इंपोर्टेंट रोल ऑफ इंडिपेंडेंट मीडिया इंक्लूडिंग सोशल मीडिया इन द फाइट अगेंस्ट करप्शन इन डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र में जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ स्वतंत्र मीडिया की क्या भूमिका है उसके बारे में हमें बताना है। यहीं पर हमसे अथवा या और करके पूछा गया है कमेंट ऑन द आइडिया दैट द लेजिस्लेटिव ऑफ गवर्नमेंट इन डेमोक्रेसी इंश्योर्ड थ्रू कंटिन्यूअस सिक्योरिटी ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि लोकतंत्र में सरकार की वैधता निर्वाचित प्रतिनिधियों की निरंतर जांच से प्राप्त होती है। इस कथन पर टिप्पणी करनी है। तो चलिए इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटे से इंट्रोडक्शन यानी कि एक छोटी सी प्रस्तावना से कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में स्टूडेंट हम देखेंगे इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नमेंट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन ए डेमोक्रेसी, यानी कि स्टूडेंट जो लोकतंत्र में सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेही है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो लोकतंत्र की आत्मा ही पारदर्शिता और जवाबदेही है। तो स्टूडेंट ये तभी संभव है जब सत्ता पर निरंतर निगरानी हो। तो इसी निगरानी का जो सबसे बड़ा साधन है वो है स्वतंत्र मीडिया। तो स्टूडेंट जिसे हम सोशल मीडिया भी शामिल कर लेते हैं, तो नागरिकों तक सटीक जानकारी पहुंचाने और भ्रष्टाचारी पर निगरानी रखने में ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुई है। तो आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया ने भी इस भूमिका की ओर सशक्त बना दिया है। तो इसी तरीके से लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधियों की निरंतर जांच और नियंत्रण सरकार की वैधता और विश्वास को सुनिश्चित करती है। तो यही था स्टूडेंट हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग का आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग में। तो मुख्य भाग में हम सबसे पहले जो बात करते हैं वो हम करते हैं रोल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया यानी कि स्वतंत्र मीडिया की भूमिका को लेकर। तो इसमें हम जो सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं वो करते हैं, तो सबसे पहला आता है हमारा एक्सपोजिंग करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार पर प्रकाश डालना। तो मीडिया हाईलाइटेड गवर्नमेंट मिस्टेक्स एंड इरेगुलरिटीज, यानी कि जो मीडिया स्टूडेंट वो सरकारी गलतियां, भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को जनता के सामने लाती है। तो अगर आप एग्जांपल देखें तो हमारा जो भारत है उसमें ऑडिट रिपोर्ट और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के माध्यम से जो भ्रष्टाचार की घटना है उनका खुलासा होता है। तो खोजी पत्रकारिता के माध्यम से जो घोटाला है उनका खुलासा होता है। तो इससे सरकार पर दबाव भी बनता है और सुधार की प्रक्रिया भी शुरू होती है। इसके बाद सेकंड हमारा आता है पब्लिक अवेयरनेस एंड पार्टिसिपेशन, यानी कि जन भागीदारी और जन जागरूकता। तो सोशल मीडिया इन्फॉर्म्स एंड एंगेजेस सिटीजंस, अलाउ देम टू रिव्यू एंड डिबेट करप्शन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज, यानी कि स्टूडेंट जो मीडिया है वो लोगों तक सूचनाएं पहुंचाता है और सोशल मीडिया इसका एक महत्वपूर्ण साधन है। तो सोशल मीडिया के माध्यम से जो नागरिक है वो नीतियों पर तुरंत प्रतिक्रिया कर सकते हैं और इससे जो लोकतंत्र है वो जन भागीदारी उसमें बढ़ती है और लोग भ्रष्टाचार और सरकारी नीतियों पर समीक्षा और बहस भी कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड जो हमारा आता है वो आता है इंश्योरिंग गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी, यानी कि सरकार में जवाबदेही सुनिश्चित करना। तो मीडिया कॉम्प्लेस द गवर्नमेंट एंड ऑफिशियल्स टू एक्ट
अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेटिक स्टैंडर्ड्स, यानी कि स्टूडेंट जो हमारा मीडिया है वो सरकार और अधिकारियों को लोकतांत्रिक मानकों के रूप कार्य करने के लिए बाध्य करता है। तो जब मीडिया सरकार के फैसलों पर निरंतर सवाल उठाता है तो सरकार जवाब देने के लिए मजबूर होती है, और यही जो जवाबदेही है ये लोकतंत्र को मजबूती की पहचान बनाती है। तो यही था स्वतंत्र मीडिया की भूमिका। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है कंटिन्यूअस सिक्योरिटी ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि निर्वाचित प्रतिनिधियों की निरंतर जांच को लेकर। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है वो आता है कंफर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट लेजिटिमेसी, यानी कि सरकार की वैधता की पुष्टि को लेकर। तो इलेक्शन आर नॉट ओनली ए वे टू ग्रांट पावर बट ऑल्सो रिक्वायर कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी कि स्टूडेंट जो लोकतंत्र होता है उसमें चुनाव सरकार को सत्ता देते हैं, लेकिन जो उसकी वैधता है वो निरंतर निगरानी से ही बनी रहती है। तो यदि चुने गए प्रतिनिधि जनता की अपेक्षाओं पर खरे न उतरे तो जो लोकतंत्र है वो कमजोर पड़ जाता है। इसके बाद सेकंड हमारा आता है इंप्रूवमेंट इन पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि नीतियां और प्रशासन में सुधार। तो कंटिन्यूअस रिव्यू बाय द पब्लिक एंड मीडिया इंश्योर अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स इन पॉलिसीज, यानी कि स्टूडेंट जो मीडिया है और जनता है उनके द्वारा निरंतर जांच सरकार को अपनी नीतियों में सुधार करने के लिए प्रेरित करती है और सरकार को जवाबदेही वो बनाती है। इसके बाद जो थर्ड टॉपिक हमारा आता है वो आता है इक्वल पार्टिसिपेशन एंड ट्रस्ट, यानी कि समान भागीदारी और विश्वास को लेकर। तो सिटीजन्स ट्रस्ट इन मेंटेन ओनली व्हेन गवर्नमेंट डिसीजन आर ट्रांसपेरेंट एंड रिस्पॉन्सिबल, यानी कि स्टूडेंट जो जनता है उनका विश्वास तभी कायम होगा जब सरकार के निर्णय पारदर्शी और उत्तरदायी होंगे। तो जब प्रतिनिधि पारदर्शी और उत्तरदायी होते हैं तो जनता का विश्वास लोकतंत्र पर बना रहता है, और विश्वास टूटने पर लोकतंत्र भी संकट में आ जाता है। तो यही था हमारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की निरंतर जांच। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो कंक्लूजन में स्टूडेंट हम कह सकते हैं इन डेमोक्रेसी इंडिपेंडेंट मीडिया एंड सोशल मीडिया आर की टूल्स इन द फाइट अगेंस्ट करप्शन एंड इन रेजिंग पब्लिक अवेयरनेस, यानी कि स्टूडेंट जो लोकतंत्र में स्वतंत्र मीडिया और सोशल मीडिया है ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का सबसे प्रभावी हथियार माना जाता है। तो जो चुने हुए प्रतिनिधियों की निरंतर जांच है, ये सरकार की वैधता है, ये जवाबदेही है, ये पारदर्शिता है, ये हमें सुनिश्चित करती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र तभी मजबूत और स्थायी होता है जब जो हमारे मीडिया है वो स्वतंत्र हो, नागरिक जागरूक हो और सत्ता की निरंतर समीक्षा होती रहे। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 9 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 9। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या पूछा गया है, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछा गया है राइट ब्रीफ नोट्स ऑन, यानी कि संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो संक्षिप्त टिप्पणियां हमको लिखनी है, तो उनमें से किन किन पर लिखनी है वो मैं आपको बता देता हूं। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली आता ही है, आपको कुछ शब्द दे दिए जाएंगे, उन पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी होती है। तो इसी तरीके से हम सहभागी लोकतंत्र, अनुपातिक प्रतिनिधित्व और प्रक्रियात्मक लोकतंत्र के ऊपर टिप्पणी लिखेंगे। तो चलिए एक एक करके हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो आती है स्टूडेंट वो हमारा आता है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, यानी कि सहभागी लोकतंत्र। तो दिस इज फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन विच ऑल सिटीजन्स एक्टिवली पार्टिसिपेट इन गवर्नेंस एंड पॉलिसी मेकिंग, यानी कि स्टूडेंट ये जो लोकतंत्र है इसमें सभी नागरिक शासन और नीति निर्माण में सक्रिय भाग लेते हैं। तो आप कहानी के माध्यम से समझ लीजिएगा। मान लीजिएगा किसी गांव में पानी की समस्या है, तो अगर सिर्फ सरपंच फैसला ले तो कुछ लोगों की समस्या छूट सकती है, लेकिन अगर पूरा गांव बैठकर चर्चा करे, सुझाव दे और निर्णय में भाग ले तो यही हमारा एक तरीके का सहभागी लोकतंत्र। तो सहभागी लोकतंत्र का अर्थ है कि सहभागी लोकतंत्र हमारी वो व्यवस्था है जिसमें जो नागरिक है वो केवल प्रतिनिधि चुनने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि सीधे निर्णय प्रक्रिया में भी भाग लेता है। तो इसका पर्पस या उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य है नागरिकों की प्रत्यक्ष भागीदारी और निर्णय प्रक्रिया में उनका शामिल होना। विशेषताओं या फीचर्स की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट वोटिंग एंड पब्लिक हायरिंग्स, यानी कि नागरिकों की प्रत्यक्ष भागीदारी, प्रत्यक्ष मतदान, जन सुनवाई और खुली चर्चा, स्थानीय स्तर पर निर्णय जिम्मेदारी की भावना, तो ये सभी इसकी कुछ विशेषताएं हैं। तो अगर आप उदाहरण स्टूडेंट देखें, हमारा जो 33% रिजर्वेशन है हमारे पंचायत में,
तो स्टूडेंट ये हमारा एक सहभागी लोकतंत्र का ये एक उदाहरण है। तो भारत में पंचायत व्यवस्था, ग्राम सभा, नगर पालिकाएं, यहाँ पर जो लोग हैं वे सीधे अपनी समस्याएं रखते हैं और समाधान में भाग लेते हैं। तो यही था सहभागी लोकतंत्र। इसके बाद सेकंड हमारा आता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व। तो दिस इज एन इलेक्टोरल सिस्टम इन विच ईच पार्टी रिसीव सीट्स इन प्रोपोर्शन ऑफ द वोट इट ऑब्टेन्स, यानी कि स्टूडेंट ये जो चुनाव प्रणाली है ये इस प्रकार की चुनाव प्रणाली है जिसमें प्रत्येक पार्टी को मतों के अनुपात में सीटें मिलती है। तो आप मान लीजिएगा 100 लोगों ने वोट डाले, तो अगर 40 लोगों ने पार्टी ए को और 30 ने पार्टी बी को और 30 ने पार्टी सी को वोट दिया, तो आप समझिएगा ए के पास 40 वोट है और बी के पास 30 वोट है और सी के पास भी 30 वोट है। तो अब सोचिए अगर पूरी सत्ता सिर्फ पार्टी ए को मिल जाएगी तो वह क्या न्यायपूर्ण होगा? तो यही सवाल हमारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व हल करता है और वे कहता है कि इसमें पार्टियों को उनके प्राप्त मतों के अनुपात में सीटें मिलती है। तो स्टूडेंट ये तो हमारा अर्थ हो गया। अगर हम इसके पर्पस या उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटी एंड डाइवर्स ओपिनियंस, यानी कि अल्पसंख्यक और विविध मतों का न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व करना। फीचर्स अगर विशेषताओं की बात करें तो एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेचर अकॉर्डिंग टू वोट परसेंटेज प्रमोट्स मल्टी पार्टी सिस्टम, यानी कि अल्पसंख्यकों मतों का सम्मान, विधि विचारों का प्रतिनिधित्व, बहुदलीय प्रणाली को बढ़ावा देना, न्यायपूर्ण व्यवस्था बनाए रखना, ये सभी इसकी कुछ विशेषताएं हो गई। उदाहरण के रूप में अगर आप बात करें तो कई यूरोपीय देशों में प्रतिनिधित्व विधायिका में अनुपातिक प्रणाली अपनाई जाती है। तो संसद का वहां पर जो गठन होता है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है। इससे हर मत की जो कीमत है वो बनी रहती है। तो स्टूडेंट यही था हमारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व। इसके बाद थर्ड जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है प्रोसीड्यूरल डेमोक्रेसी, यानी कि प्रक्रियात्मक लोकतंत्र को लेकर। तो दिस इज ए फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी वेयर द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड एंड्रीज टू रोल एंड क्राइकल, यानी कि स्टूडेंट यहाँ पर जो लोकतंत्र है वो ऐसा होता है जिसमें निर्णय लेने की प्रक्रिया और नियमों का पालन महत्वपूर्ण होता है। तो मान लीजिएगा किसी चुनाव में सही नियमों का पालन न हो, निष्पक्षता न हो और कानून को नजरअंदाज कर दिया जाए, तो क्या ऐसा लोकतंत्र वैध माना जाएगा? जी नहीं। तो यहीं से आता है हमारा प्रक्रियात्मक लोकतंत्र। प्रक्रियात्मक लोकतंत्र हमारा वो व्यवस्था है जिसमें कि निर्णय लेने की प्रक्रिया, नियमों का पालन और कानूनी ढांचा सबको महत्वपूर्ण माना जाता है। इसका पर्पज या उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य यही है कि सही प्रक्रिया के माध्यम से वैध और पारदर्शी शासन सुनिश्चित किया जाए। फीचर्स अगर विशेषताएं की बात करें तो फ्री इलेक्शंस, मल्टी पार्टी सिस्टम, रूल ऑफ लॉ, क्लियर प्रोविजन, राइट्स एंड ड्यूटीज, यानी कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, कानून का शासन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संवैधानिक नियमों का पालन, कर्तव्यों का स्पष्ट प्रावधान, ये सभी इसके कुछ विशेषताएं हैं। एग्जाम्पल या उदाहरण अगर आप देखें तो भारत में नियमित चुनाव और न्यायपालिका के स्वतंत्र निर्णय प्रक्रियात्मक लोकतंत्र के उदाहरण है। तो स्टूडेंट जो भारत में नियमित चुनाव हो गए, स्वतंत्र न्यायपालिका हो गई, संवैधानिक संस्थाएं हो गए, तो ये सभी हमारे प्रक्रियात्मक लोकतंत्र के व्यावहारिक उदाहरण है। तो स्टूडेंट हम अंत में यही कह सकते हैं कि सहभागी लोकतंत्र नागरिकों को लोकतंत्र का सक्रिय हिस्सा बनाता है और अनुपातिक प्रतिनिधित्व हर मत को न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व देता है और प्रक्रियात्मक लोकतंत्र लोकतंत्र को वैध, पारदर्शी और स्थिर बनाता है। तो निष्कर्ष रूप में आप कह सकते हैं कि एक मजबूत लोकतंत्र वही है जहां पर भागीदारी, न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व और सही प्रक्रिया, इन तीनों का संतुलन हो। तो स्टूडेंट इसी के साथ ही जो हमारा आंसर नंबर 10 है वो भी कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट ये थे हमारे थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी सब्जेक्ट के टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, जो कि आपके डायरेक्टली एग्जाम में आने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इन्हें ध्यान से समझा होगा और अपनी एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग कर ली होगी। तो स्टूडेंट याद रखो हमारे लेक्चर फ्री है, लेकिन अगर आप चाहते हो वेल ऑर्गेनाइज्ड नोट्स जो कि एग्जाम के लिए एकदम परफेक्ट है, तो बस गिवन नंबर पर मैसेज करो और अपने नोट्स सिक्योर करो। और हाँ, हर वीडियो में होता है एक स्पेशल गिववे, तो वीडियो के बीच में पूछे गए क्वेश्चंस के लिए रेडी रहो और 3 लकी स्टूडेंट्स बन सकते हो आप फ्री नोट्स के। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले एंड हमारा व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपको मिलते रहे एग्जाम फोकस अपडेट्स और ड्यू सोल के सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर एंड गिववे के विनर्स। तो टिल देन स्टे फोकस, स्टडी स्मार्ट और क्रश योर एग्जाम। ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।